स्वागत है रैल नॉवल हिंदी पर। यहाँ हम किताबों की उन गहराइयों में उतरते हैं जहाँ हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हो या बोल्ड एडल्ट फिक्शन। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि उन मैच्योर थीम्स और क्रिएटिव राइटिंग को डिकोड करते हैं जो एक साधारण कहानी को खास बनाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जो बाउंड्रीज को पुश करती हैं और दिमाग को झकझोर देती हैं, तो ये जगह आपके लिए है। चेतावनी, इस चैनल का कंटेंट सिर्फ 18 जोड़ दर्शकों के लिए है। इसमें संवेदनशील और बोल्ड विषय शामिल हो सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें या सुने। किताबों की इस अनकही दुनिया से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 51, सुरक्षा प्रथम, सिंथेटिक रबर। इससे पहले लैंडन ने सभी नए श्रमिकों को निर्माण उद्योग के लिए आवंटित किया था। उसने मन बना लिया था कि सांता द्वारा लाए गए दासों के अगले बैच को अन्य 2 उद्योगों में भेजा जाएगा, लेकिन अभी उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो निर्माण कर सके। आज वह सिंथेटिक रबर बनाना चाहता था। हर हफ्ते खदानों में मजदूरों के इलाज के लिए लैंडन को प्राथमिक उपचार देना पड़ता था। हालांकि उसने उन्हें मेरी गाड़ियां बना दी थी जो रेल पर थी, फिर भी उन्होंने खुद को घायल कर लिया। जब उन्हें पत्थर उठाकर गाड़ी पर लादने होते थे तो उनमें से कुछ पत्थर गलती से उनके पैरों पर गिर जाते थे। ऐसा पिछले कुछ समय से हो रहा था, यहाँ तक कि इस युग में काम करने वाले दस्ताने भी रद्दी थे। यह उनकी हथेलियों पर लगने वाली 60% चोटों को ही रोक सका। दस्ताने प्रभावी नहीं थे। वे अपनी हथेलियों के चारों ओर बहुत सारे कपड़े लपेटेंगे और फिर उनके ऊपर सामान्य पतले कपड़े के दस्ताने पहनेंगे। इससे क्या हो सकता है? इसीलिए लैंडन ने सबसे पहले जिस चीज के बारे में सोचा वह सुरक्षा थी। इसलिए रबर का निर्माण। पृथ्वी पर 90% उत्पादों में रबर होता था, साइकिल के हैंडल से लेकर हाउसिंग और पाइप इंसुलेशन, स्कूल स्टैंप्स, यहाँ तक कि टूथब्रश भी रबर से बनाए गए थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह वैज्ञानिक को प्रयोगशाला में दस्ताने या अन्य सुरक्षात्मक गियर के बिना काम करने की अनुमति देते। फिलहाल उन्होंने किसी भी संक्षारक पदार्थ को नहीं छुआ है, लेकिन भविष्य का क्या वह उनकी त्वचा को जलने देगा? उसे मोटे रबर के जूते, रबर के दस्ताने, ईएमएफ, आंखों की ढाल और यहाँ तक कि हेलमेट भी बनाने की जरूरत थी। दरअसल लैंडन को विश्वास नहीं था कि कोई भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के एक उन्नत साम्राज्य का निर्माण शुरू कर सकता है। एफ तारांकन 10 शिट। ये बुक्स या उपन्यास नहीं था, वे असली लोग थे जो किसी भी समय मर सकते थे। साथ ही पहले कोई डॉक्टर या नर्स उपलब्ध नहीं था। लोग घावों को सिर्फ पानी से धोते थे और कपड़े से बांध देते थे। लैंडन ने एक उद्योग नर्स के रूप में कर्तव्य संभाला और जब भी वे घायल हुए तो उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। खेती और फसलों के बारे में सिस्टम के प्रथम पुरस्कार के कारण लैंडन को पता था कि कौन सी जड़ी बूटियां उनकी चोटों के लिए औषधीय थी। Now that there were 7 doctors and 14 nurses, Landon had assigned each doctor with 2 nurses. उन्होंने प्रत्येक डॉक्टर को अलग अलग स्टेशनों पर नियुक्त किया। निचले क्षेत्र में 3 उद्योगों के लिए 3, सेना के लिए 1, स्कूल के लिए 1 और 2 एक नई संपत्ति पर रहेंगे जिसे लैंडन ने एक अस्पताल के रूप में दिया था। जब वे ड्यूटी पर थे तो उन्होंने रसायन विज्ञान और गणित की पाठ्यपुस्तकें पढ़ी जो महामहिम ने उन्हें दी थी। लैंडन चाहते थे कि वे पदार्थ, प्रतिक्रिया आदि चीजों को समझना शुरू करें। हर पेशे में रसायन विज्ञान और गणित का उपयोग किया जाता था। उन्हें आयन, प्रोटॉन इत्यादि के बारे में जानना था। मानव शरीर में एक साथ 100 से अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। उन्हें प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय प्रतिक्रियाओं, चयापचय आदि के बारे में जानने की जरूरत थी। यहाँ तक कि दवा निर्माण और फार्मास्यूटिकल्स भी बहुत सारे रसायन विज्ञान और गणित से संबंधित थे। वह उन्हें इस बात के लिए तैयार करना चाहता था कि आखिरकार वह उन्हें नई तकनीकें कब सिखाएगा और उन्हें जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें देगा। ऐसा तब होगा जब उसे सिस्टम से उसका इनाम मिल जाएगा। भले ही आज उसे सिस्टम द्वारा पुरस्कृत किया गया हो, लैंडन उन्हें तब तक कुछ नहीं सिखाएगा जब तक कि वे पहले इनका अध्ययन नहीं कर लेते। अन्य विभागों के साथ वे काम पर जल्दी सीख सकते थे, लेकिन यह मानव जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित था। यदि वे बुनियादी बातें नहीं समझ पाते तो वह उन्हें यह नहीं सिखाते कि सर्जरी कैसे की जाती है। नर्सों को भी सीखना होगा। उन्हें दवाओं और दवा की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। As well as administer the treatment with syringes and so on. वे सर्जरी भी कर सकते थे। उन्होंने सर्जरी कक्ष में डॉक्टरों की सहायता की, इसलिए उन्हें भी जानना था कि क्या किया जा रहा है। क्या होगा यदि डॉक्टर एक झोलाछाप डॉक्टर था और किसी के रक्त प्रवाह में जहर इंजेक्ट करने वाला था? उन्हें बस कहाँ देखना चाहिए, नहीं, मरीज के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है उसे जानना उनका कर्तव्य था। दरअसल लैंडन ने मन बना लिया था कि जब वह आखिरकार उन्हें सब कुछ सिखा देगा तो उन्हें अपने पेशे और बेमार के प्रति शपथ लेनी होगी। वह कोई जोखिम नहीं ले रहा था। इस युग में शपथें पवित्र एवं पवित्र होती थी। ये वफादारी का उच्चतम रूप था जिसे कोई भी रख सकता था। डॉक्टरों की मदद से लैंडन निचले क्षेत्र और बेमार के आसपास नर्सिंग कर्तव्यों से मुक्त होने में सक्षम हो गया। टिम, क्या सभी उपकरण और जहाज निर्मित हो गए हैं? 1 सप्ताह और 3 दिन हो गए थे जब लैंडन ने टिम से ये जहाज बनाने के लिए कहा था। जिस दिन उन्होंने सिस्टम से कच्चा तेल मंगाने के लिए कहा था, उसी दिन उन्होंने टिम से तुरंत निर्माण शुरू करने को कहा था। हाँ महाराज, ये पूरा हो गया। अच्छा, विभाग 4 में नए कर्मचारियों में से 1200 लोगों को लाओ और उन्हें पहला टैंक पेट्रोलियम तेल से भरने दो।
कोई बात नहीं महाराज, टिम ने उत्तर दिया और बाहर निकल गया। एक बार जब उन्होंने टैंक भर लिया तो लैंडन ने शुरू करने का फैसला किया। लैंडन और नियुक्त कर्मचारियों ने पेट्रोलियम तेल, कोयला और विलायक हेक्सेन के मिश्रण को परिष्कृत किया। उन्होंने किसी भी बचे हुए पानी को उबालने के लिए सामग्री को 3 स्तंभों के माध्यम से पाइप किया, मूलतः उन्हें शुद्ध करना। फिर उन्होंने उन्हें एक उत्प्रेरक के साथ संयोजित और परिष्कृत किया और कुछ समय बाद सिंथेटिक रबर का उत्पादन किया गया। टिम और कर्मचारियों ने सफेद दूधिया उत्पाद को देखा और सोचा कि उनसे क्या बनाया जा सकता है। एक बार पहला सेट तैयार हो जाने के बाद लैंडन ने उन्हें दिखाया कि उत्पादों को कैसे स्टोर और संभालना है। टिम, सभी 2000 कर्मचारी इन उत्पादों को बनाने के लिए यहाँ रहेंगे। लैंडन ने टिम को ढेर सारे कागजात सौंपते हुए कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उत्पादों का उत्पादन करने के लिए क्या करना है और अन्य उपकरणों का उपयोग कैसे करना है। विभिन्न रबर उत्पादों में अलग अलग रसायनों को मिलाने की आवश्यकता होती है। सभी विभिन्न रबर उत्पादों के लिए 5 प्रमुख रसायनों की आवश्यकता थी। इसलिए लैंडन के पास दूधिया तरल रबर का भंडारण टैंक था जो 5 आउटलेट पाइपों से भी जुड़ा था। आउटलेट रबर विभाग के भीतर विभिन्न स्टेशनों तक ले जाएंगे। लैंडन ने सबसे कठिन उत्पादों में से एक के साथ शुरुआत करने का फैसला किया, रबर टायर, अधिमानतः निर्माण मशीन टायर। लैंडन ने अपने स्टेशन और भंडारण टैंक के बीच पाइपलाइन के लिए वाल्व को मैन्युअल रूप से खोला। जल्द ही मलाईदार तरल रबर उसके बगल वाले टैंक की ओर चला गया। एक बार जब उसे लगा कि अब बहुत हो गया तो उसने वाल्व बंद कर दिया। इसके बाद लैंडन ने मलाईदार रबर में सिलिका, BIS ट्राइथॉक्सिलिप्रोपाइल और कार्बन ब्लैक मिलाया। लैंडन ने एक स्टीम वाटर मिक्सर टैंक बनाया था जो लगातार किसी भी चीज को मिलाता रहेगा, बशर्ते पानी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। फिर उसने मिक्सर इंजन में पानी डाला और थोड़ी देर बाद उसने टैंक में मौजूद सामग्रियों को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। मिक्सर का सिर अंडा बीटर जैसा दिखता था। इन मिक्सर को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि टैंक में कुछ न हो। इसलिए लैंडन ने पुरुषों को हर 3 घंटे में खराब पानी देने का निर्णय लिया। एक बार जब मिश्रण एक समान हो गया तो लैंडन ने एक और वाल्व खोला जिसने मलाईदार मिश्रण को दूसरे बॉयलर टैंक की ओर प्रवाहित करने की अनुमति दी, जहां एक और विलायक मिश्रण और पानी मिलाया गया। जैसे ही उसने विलायक को उबाला, रबर ने छोटी छोटी गेंदें बनाना शुरू कर दिया जो सेम के आकार की थी। एक बार जब विलायक पूरी तरह से वाष्पित हो गया तो जो कुछ बचा था वह पानी और सेम के आकार की सफेद गेंदें थी। फिर उन्होंने उत्पादों को दूसरे बर्तन में भेजा जो फिल्टर के रूप में काम करता था और अंततः रबर को पूरी तरह सूखने के लिए स्टीम कंप्रेसर में भेजा गया। अब रबर नरम चावल के गोले जैसा लग रहा था। लैंडन के पास टायर सिंथेटिक रबर की गांठें थी। फिर उन्होंने उनमें से एक गांठ निकाली, उसे दोबारा गर्म किया और पॉलीक्लोरोप्रीन और अन्य रसायनों का उपयोग करके उसे पूरी तरह से वल्कनीकृत कर दिया। टायर के लिए एक सांचा बनाने के बाद उन्होंने वल्केनाइज्ड रबर को सांचे में डाला और इसे 4 घंटे तक ठंडा होने दिया। जब वह ठंडा हो रहा था तो उसने उन्हें दिखाया कि अन्य रबर सामग्री कैसे बनाई जाती है। और दिन के अंत तक लैंडन ने 4 जोड़ी दस्ताने, 1 जोड़ी रबर के जूते और एक विशाल टायर बना लिया था। उन्होंने प्रत्येक रबर उत्पाद के लिए ढेर सारी सूखी गांठें भी बनाई थी। अब वह प्रगति कर सकता था, वह अपनी योजनाओं के साथ सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकता था। अध्याय 52 कैरी बान। कैरी ने अपने सबसे भरोसेमंद शूरवीर किलियन से पत्र लिया और उसे धीरे से खोला। काले बालों वाला शूरवीर उसके पास खड़ा था, आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा था। कैरी ने दस्तावेज को देखा और मुस्कुराया। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। कैरी एली की सगी बहन थी। वह और उसकी माँ अपने भाई को युवराज बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसे राजधानी में एक बड़ी संपत्ति दी गई थी। उसकी कमान में 5000 शूरवीर थे। हाल ही में उसके सौतेले भाई एली के स्थान पर उनमें से किसी एक को चुनने के लिए अपने पिता पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। वह निचले स्तर पर अपनी बहन से भी लड़ रही थी। वह कुतिया बहुत चालाक थी। जेनेट जब से याद कर सकती है तब से वह उसकी सबसे बड़ी दुश्मन रही है। कुतिया अपने पिता को बुरा भला कहती थी, जबकि दया बटोरने के लिए पूरे सफेद लोट्स कृत्य का उपयोग करती थी। हर कोई हमेशा सोचता था कि वह वही थी जो जेनेट को हमेशा परेशान करती थी। उस कुतिया ने उसे पूरे साम्राज्य के सामने खलनायिका बना दिया था। जेनेट वॉज हर सेकेंड मदर्स डॉटर। पहली पत्नी की बेटी के रूप में उसे जेनेट की तुलना में अधिक पहुंच और विशेषाधिकार प्राप्त थे। इससे दोनों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया और अब कुतिया ने एली को मारने के लिए अपने अन्य सौतेले भाई बहनों के साथ हाथ मिलाया। जब उसके भाई ने उसे हत्या के प्रयास और जेनेट की अचानक यात्रा के बारे में बताया तो वह क्रोधित हो गई। इनका इतना साहस। Since they wanted to do things the hard way, then she would just have to play along with them. क्या वह खलनायिका नहीं थी? ऐसी स्थिति में अब समय आ गया है कि वह अपनी भूमिका निभाए ताकि उन्हें निराश न किया जाए। किलियन, हाँ राजकुमारी, चलो अपने प्रिय मंत्रियों से मिलने चले क्या हम? कैरी ने अपने गार्डों का पीछा किया और अपनी संपत्ति की कालकोठरी में कदम रखा। वहां 2 बुरी तरह से घायल व्यक्ति थे जिन्हें जंजीरों से बांधकर फैलाया गया था। ये लोग जहां मंत्री कॉनर और जेम्स बान का समर्थन कर रहे थे। उन्हें जगाओ, उसने कहा। किलियन और एक अन्य गार्ड ने ठंडे पानी की लोहे की बाल्टियां ली और उनके चेहरे पर फेंक दी।
छप पानी उनके चेहरे पर लगा और वे तुरंत जाग गए। आह, पुरुष चिल्लाए। शूरवीरों ने उन पर तब तक जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया जब तक कि उनके मुंह से खून नहीं निकलने लगा। मेरे प्रिय मंत्रियों, क्या आप जानते हैं कि आपने मुझे कितनी परेशानी दी है? क्या आप जानते हैं कि लोगों को धोखा देने की कोशिश में मैंने कितना पैसा खो दिया है? क्या आप? वह लोहे की बड़ी रॉड से उन्हें मारते हुए चिल्लाए। पिंग पिंग। आह, कृपया रुको, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। एक चिल्लाया। छड़ी गलती से उसकी मर्दांगी पर लग गई थी जब उसने उसे उसके बर्बादी पर घुमाया था। उस तरह का दर्द ऐसा था जिसका सामना किसी भी आदमी को नहीं करना चाहिए। तारांकन दूसरा राजकुमार, वह जीने की कोशिश कर रहा था। काय, बस इतना ही और तुमने पहले ही हार मान ली। क्या तुम आदमी हो? दूसरे ने सांस लेते हुए कहा। कैरी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसने धीरे से अपनी छड़ी नीचे रखी और उसके पास चली गई। फिर उसने अपनी हथेलियों से उसकी ठुड्डी पकड़ी और मालिश की। आप जैसे पुरुष दुर्लभ हैं। आपके वफादार, मजबूत और इतने मर्दाना। बहुत बुरा है कि आपने गलत पक्ष चुना। किलियन, औजार लाओ। कैरी दूसरे के पास गया और मुस्कुराया। वो सही है, आप जानते हैं, बस इतना ही और आप अपने राजकुमार को छोड़ना चाहते हैं। टीएस, तुम्हें पता है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत कायरों से है। उस आदमी का चेहरा अब पूरी तरह से पीला पड़ गया था और वह पत्ते की तरह कांप रहा था। मुझे तुम्हें मारने में मजा आएगा, उसने चेहरे पर मोहक मुस्कान के साथ कहा। जब सब कुछ लाया गया तो वह एक एक करके उनकी उंगलियां और पैर की उंगलियां काटने लगी। आह, प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, रुको, पहला आदमी चिल्लाया। उसके पूरे चेहरे पर आंसू, थूथन और गालियां थी। सचमुच दयनीय। ईमानदारी से कहूं तो कैरी ने दूसरे की प्रशंसा की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, उसने आवाज तक नहीं निकाली। बहुत बुरा वह दुश्मन था। बाद में उसने उनके हाथ और पैर उखाड़ दिए। इस समय पहले आदमी की मृत्यु हो गई। दर्द उसके लिए बहुत असहनीय था और उसका दिल जवाब देने लगा। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने केवल अपनी पत्नी और बेटे के बारे में सोचा। दूसरा आदमी अभी भी जीवित था लेकिन बमुश्किल अपनी पकड़ बनाए हुए था। जब कैरी अंततः अपना सिर काटने ही वाला था तो उसने अपने भीतर बची हुई सारी लार इकट्ठी की और उसकी आंखों पर थूक दी। ओह, भाड़ में जाओ कुतिया, वह चिल्लाए और अंततः उसका सिर काट दिया। वह कमीना, कैरी ने सोचा। कैरी ने खुद को साफ किया और कालकोठरी से बाहर चली गई। वापस जाते समय एक युवा शूरवीर उसकी ओर दौड़ा और उसे सलामी दी। मेरी राजकुमारी, वह यहाँ है। अच्छा, रास्ता दिखाओ। ... एक बार जब कैरी अपने दर्शक कक्ष में पहुंची तो उसकी मुलाकात एक हुड पहने हुए व्यक्ति से हुई जिसने लाल रंग का मुखौटा पहना हुआ था। लाल मास्क ने केवल उसकी आंखों को ढका था जिससे उसका बाकी चेहरा सबके देखने लायक था। उस व्यक्ति का वर्तमान में भोजन और शराब से मनोरंजन किया जा रहा था। मैं अपने देर से आने वाले सर डेथ के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सर डेथ इसे मेरे खिलाफ नहीं रखेगा, कैरी ने झुकते हुए कहा। डेथ, जैसा कि वह साम्राज्य में जाना जाता था, अर्काडिना में नंबर 1 कुशल हत्यारा था। उनके कौशल और प्रसिद्धि के बारे में अन्य साम्राज्यों के लोग भी जानते थे। कोई बात नहीं राजकुमारी, आखिर आप भी तो काफी व्यस्त थी। क्या यह आपका पहली बार था? कैरी हैरान था। उसे कैसे पता चला? क्या वह उनके द्वारा मंत्रियों को प्रताड़ित करने की बात कर रहे थे? उसने उसे फिर से आकार दिया और आश्चर्य करने लगी कि क्या मंत्रियों के बारे में कोई जानकारी लीक हो गई है। उसने उसकी ओर देखा और तुरंत अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रही थी। आपकी उंगलियों के नाखूनों में अभी भी खून के निशान हैं, आपके बाएं कान और आपके जूते के तलवे पर भी खून के छोटे छोटे धब्बे हैं, और आपकी हथेलियों पर अभी भी आपके यातना उपकरण को पकड़ने से खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक सेब चबाते हुए कहा। आप कैसे आश्वस्त हैं कि यह तलवार नहीं थी? उसने उत्सुकता से पूछा। सियोर्स एक अलग, अच्छी तरह से संतुलित हथेली की छाप छोड़ते हैं। यदि यह तलवार होती तो आपकी पूरी हथेली लाल होती। अत्याचार के बारे में क्या? मुझे लगा कि या तो आप एक क्रूर लड़ाई में शामिल थे या आप कुछ गरीब कमीनों पर अत्याचार कर रहे थे। लेकिन चूंकि आप अपनी संपत्ति में हैं, इसलिए पहले घटित होने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला। मैं मिस्टर डेथ से प्रभावित हूँ। जैसा कि वे कहते हैं, आपकी कुशलताएं महान है। आप सही थे, मैं वहाँ कुछ कमीनों को प्रताड़ित कर रहा था, लेकिन अब मैं अंततः यहाँ आ गया हूँ, तो चलो काम पर लग जाएं, ठीक है? उसने अपनी सीट पर जाते हुए कहा। अगले 3 महीनों के लिए मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए सख्ती से काम करें, और उस समय के भीतर मुझे आपकी पूर्ण वफादारी की जरूरत है। मौत पहले तो स्तब्ध रह गई और फिर आश्चर्यचकित हो गई। बहुत समय हो गया था जब किसी को उसकी वफादारी के लिए अनुरोध करने की हिम्मत हुई थी। राजकुमारी, मुझे आशा है कि आप जानती हैं कि मेरी सेवाएं सस्ती नहीं है, और जैसा कि आप जानती हैं, मैं कभी भी उबाऊ काम स्वीकार नहीं करता हूँ। उसने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। मुझ पर भरोसा करें, मुझे पता है आपकी कीमत जो भी हो या आपको जो भी चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि यह किया जाएगा। जहाँ तक बोरिंग की बात है, हे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जीवन का रोमांच मिलेगा। मौत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। कितनी दिलचस्प छोटी लड़की है।
अध्याय 53 चीनी, मसाला और हर अच्छी चीज। और इसी तरह आखिरकार मई का महीना खत्म होने को आया। लैंडन के लिए मई एक बहुत ही संतुष्टिदायक महीना था। उन्होंने सफलतापूर्वक भारी मशीनें, तेल और रबर भी बनाया था। आखिरकार उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने मिशन के साथ कहीं जा रहा हो। आज जून का पहला दिन था। हालांकि सांता व्यक्तिगत रूप से नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने 4619 लोगों को बीमार लाने के लिए अपने अधीनस्थों को भेजा था। फिर 0-14 आयु वर्ग के 254 बच्चे थे और 413 लोग थे जिन्होंने स्वेच्छा से सैनिक बनने की इच्छा व्यक्त की थी। समूह में 16 वरिष्ठ नागरिक भी थे। अब लैंडन के पास 3936 सक्षम कर्मचारी बचे थे। फिर उन्होंने समूह में से 536 लोगों का चयन किया और उन्हें रसोइया के रूप में नियुक्त किया। उन्हें बीमार के भीतर सभी खाना पकाने के क्षेत्रों में जोड़ा जाना था, स्कूल से लेकर उद्योगों, सेना, महल तक। संक्षेप में, बीमार के भीतर हर जगह। लैंडन ने 900 श्रमिकों को निर्माण उद्योग में, 1500 को कीमिया रसायन उद्योग में और अन्य 1000 को खाद्य उद्योग में भेजा। लैंडन को अपने खनिज अयस्कों के लिए पैसे मिले और अधिक रोपण बीज भी खरीदे। लैंडन ने सांता के अधीनस्थों से 419,000 सोने के सिक्के बनाए, दासों और बीजों की लागत को घटाकर। इस बार लैंडन मिले बीजों से खुश था। थैलों में कोको बीन्स और गन्ने के बीज थे। बढ़िया, जल्द ही वह चॉकलेट और दानेदार चीनी बनाने में सक्षम होगा। ... अब मसाले, सीजनिंग, खाना पकाने का तेल और सिरका बनाने का समय आ गया है। खाद्य उद्योग को दिए गए 1000 श्रमिकों में से लैंडन ने आवंटित किया। विभाग 1 खेतों पर काम करना 300, विभाग 2 भंडारण जोड़ वितरण 100, विभाग 3 मसाला बनाना 200, विभाग 4 खाना पकाने का तेल 200, विभाग 5 सिरका 200। 3 नए विभागों के लिए ल्योरे ने विभाग 1 से 3 किसानों को पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया। आज लैंडन ने तरह तरह के मसाले बनाने का निश्चय कर लिया था। लैंडन ने श्रमिकों से अपने बालों को रबर बैंड और हेयर रैप से बांधने को कहा। साथ ही दस्ताने, सुरक्षा जूते, मुंह और नाक के मास्क, आंखों पर चश्मा और साफ एप्रन पहने। उन्होंने मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज, हल्दी इत्यादि को छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने भट्टी को खोला और सभी 20 परतों को भर दिया। प्रत्येक परत में सभी कटे हुए टुकड़ों की 13 ट्रे भर दी। भट्ठा महज एक विशाल औद्योगिक ओवन था। चूंकि वहां 5 से अधिक भट्टियां उपलब्ध थी, लैंडन ने श्रमिकों से तब तक कटाई जारी रखने के लिए कहा जब तक कि वे अन्य भट्टियां नहीं भर देते। महाराज, तो एक बैच को धीमी आंच पर सूखने में 2 दिन लगेंगे। ल्योरे ने उन सभी कागजातों को देखते हुए पूछा जो लैंडन ने उसे दिए थे। उन्होंने विभिन्न मसाले बनाने की विस्तृत प्रक्रिया बताई, साथ ही मसाला, सिरका और खाना पकाने के तेल को कैसे मिलाएं और बनाएं। सही, आपको और कर्मचारियों को 3 दिन बाद प्रक्रिया जारी रखनी होगी। साथ ही अलग अलग मसाले, सिरका और खाना पकाने का तेल बनाना होगा। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप हमेशा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चिंत रहें महानुभाव, ये हो जाएगा, ल्योरे ने गर्व से सिर हिलाते हुए कहा। मुझे आपकी क्षमताओं पर भरोसा है, लैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा। ल्योरे ने अपने होंठ भींचे और उत्सुकता से लैंडन की ओर देखा। महामहिम, मेरा बस एक प्रश्न है, ल्योरे ने कहा। लैंडन इस बात को लेकर भी उत्सुक थे कि उनके व्यक्तित्व में तत्काल परिवर्तन क्या हो सकता है। चीफ ल्योरे, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, लैंडन ने आश्वस्त मुस्कान के साथ कहा। क्या आप जानते हैं कि पूरी तरह से भोजन से बना घर कैसे बनाया जाता है? लैंडन अचंभित रह गया और उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। दरअसल ल्योरे एक साधारण इंसान थे। 7 साल की उम्र में वह हमेशा अपने पिता को खेतों में मदद करने के लिए समर्पित थे। वह हमेशा मकई, रोटी, शहद और अन्य व्यंजनों से बनी झोपड़ियां बनाने का सपना देखता था। He even dreamt about using wine as his daily water supply. वह एक किसान था और वह वास्तव में केवल यही सोचता था कि भोजन को कैसे उगाया जाए और उसका स्वाद बेहतर बनाया जाए। यदि उसने कभी भोजन का घर बनाया तो वह खुशी से मर सकता था। लैंडन ने अपने उत्साहित ओवरसियर की ओर देखा और आह भरी। लैंडन सचमुच अपने चारों ओर खुशी और इंद्रधनुष देख सकता था। उसके सभी पर्यवेक्षक ऐसे क्यों थे? वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। लालच से तो ऐसा ही अच्छा। वह भी आखिरकार अपने भोजन में मसाला डालने के लिए इंतजार नहीं कर सका। इस युग का भोजन लैंडन के लिए घृणित था। कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं, सिवाय काली मिर्च, कुछ सब्जियों के पत्ते और नमक के। खाना पकाने का तेल भी बहुत महंगा था, इसलिए लोग आमतौर पर बड़ी आग पर खाना उबालते या भूनते थे। यह एक चुड़ैल की मनगढ़ंत कहानी जैसा दिखता था। यह भयानक था। न केचप, न मेयोनेज, न ड्रेसिंग, न मसाला। ये कैसा जीवन था? इसके अलावा वह वास्तव में बर्गर, फ्राइज और एक अच्छी तरह से ग्रिल्ड और अनुभवी रसदार स्टेक को बहुत मिस करता था। साथ ही पिज्जा भी। इसके बारे में सोचते ही उसकी लार टपकने लगी। कितना दुखद जीवन है, उसने सोचा। ... लैंडन माँ किम, लूसी, ग्रेस और बेरी की माँ विनी और 6 अन्य शिक्षकों के सामने बैठा। चूंकि माँ विनी पहले से ही जोड़ और घटाव जैसे गणित जानती थी, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से माँ किम के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। मई के दौरान उन्होंने मदर किम को टैग किया और जाना कि बेमार में छात्रों को कैसे पढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने उसे एक गणित की पाठ्यपुस्तक और छात्रों को प्रभावी ढंग से परीक्षण करने और पढ़ाने के तरीके के बारे में दिशा निर्देश भी दिए थे। आज उसकी पहली क्लास थी। वह और माँ किम दोनों अलग अलग कक्षाओं में गणित 2 पढ़ाती थी। मई में माँ विनी के साथ आए अन्य 6 शिक्षकों ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले 2 शिक्षकों ने पाइरॉन 1 भाषा कक्षा पढ़ाया, अन्य 2 ने गणित 1 पढ़ाया, जबकि बाकी ने गणित 2 पढ़ाया। लेनेडन शिक्षण के पहले दिन से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज उनके सामने आने वाली संभावित समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए एक शिक्षक सम्मेलन बैठक आयोजित की। महामहिम, समय सारिणी पद्धति वास्तव में प्रतिभाशाली है। मेरे पहले दिन पहले से ही एक लड़की थी जो पूरे 2 समय सारिणी को याद कर सकती थी। एक ने कहा, मैं सहमत हूँ, इस तरह उन्हें तेजी से सीखना चाहिए। बातचीत चलती रही और सबने अपनी अपनी राय और बातें रखी। माँ विनी और लड़कियों ने भी इस मामले पर अपनी राय दी। एक बार बैठक समाप्त होने के बाद 6 शिक्षक चले गए। केवल लैंडन, ग्रेस, लुसी, माँ किम और माँ विनी कमरे में रह गईं। आंटी विनी, क्या आपको अपना पहला दिन पसंद आया? लेनेडन ने चुटिलेपन से पूछा। विनी ने उस छोटे से चिड़चिड़े लड़के की ओर देखा और उसकी नाक भींच ली। उसकी नजर में लेनेडन अभी भी बच्चा था। स्वाभाविक रूप से वो सिर्फ 15 साल का है। निश्चित रूप से मैंने मूर्खता की। ये बहुत रोमांचक था और वह चॉकबोर्ड विधि भी बहुत बढ़िया थी। कक्षा के ठीक पीछे के लोग देख सकते थे कि मैं क्या कर रहा था। पढ़ाना वास्तव में आनंददायक है। यहाँ तक कि एक छात्र भी था जो देर से आया और कक्षा में घुसने की कोशिश की। आपको उसके चेहरे पर वह भाव देखना चाहिए था जब मैंने उसे पकड़ा था। विनी ने उत्साह से उत्तर दिया। हाँ, सभी हंसे। दीदी, मैंने भी उनमें से कुछ का सामना किया है। छात्र कभी कभी वास्तव में मजाकिया होते हैं। माँ किम को अपनी कक्षा की एक और मजेदार घटना याद आने लगी। आंटी विनी, आइए हमें विस्तार से बताएं कि क्या हुआ। लूसी ने उत्सुकता से कहानी का इंतजार करते हुए कहा। हाँ आंटी, हमें बताओ, ग्रेस ने आगे कहा। लेनेडन विनी के प्रफुल्लित करने वाले वर्णन को देखकर और सुनकर मुस्कुराया। जब उसने सभी महिलाओं को हंसते हुए और अपनी कहानियां साझा करते हुए देखा तो उसे वास्तव में धन्य महसूस हुआ। एक अनाथ से एक प्यारे परिवार वाले व्यक्ति तक। अब उसे समझ आया कि ड्रेक का क्या मतलब था। नीचे से शुरू किया और अब हम यहाँ हैं। अध्याय 54, ड्राइविंग कक्षाएं। वर्तमान में बेमार्ट के पास बहुत सारी भारी निर्माण मशीनें उपलब्ध थीं। 6000 कर्मचारी दैनिक आधार पर इन मशीनों को बनाते हैं। बेमार्ट के पास वर्तमान में 388 विभिन्न मशीनें उपयोग के लिए तैयार हैं। कम से कम अभी के लिए लेनेडन उनके द्वारा बनाई गई संख्या से संतुष्ट थे और जैसे जैसे समय बीतता गया ये संख्या निश्चित रूप से और भी बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। निर्माण और खनन के लिए बेमार्ट के पास 26 बुलडोजर, 14 ट्रैक प्रकार के बुलडोजर, 43 उत्खनन के प्रकार ट्रेंचर सहित, 40 लोडिंग ट्रक डंप ट्रक, 14 रोड ग्रेडर, 16 स्क्रैपर्स, 11 लोबॉयज, 13 फोकलिफ्ट, 37 पाइपलेयर वाहन ड्रेन लेयर, 29 सड़क पेवर्स, 8 स्लिपफॉर्म पेवर्स, 8 लिफ्ट केबल, 2 क्रेन, 7 स्ट्रीट स्वीपर, 3 स्टेकर तक पहुंचे, 6 सुरंग बोरिंग मशीनें, लकड़ी काटने के लिए 12 फेलर बंचर, 7 व्हील फॉरवर्डर और अंत में कृषि के लिए बेमार्ट के पास था 11 हार्वेस्टर, 15 फार्म ट्रक, 10 बेलर, 16 रीपर्स, 4 कृषि रोलर मशीनें, 9 प्लांटर्स, 9 खाद फैलाने वाले, 8 स्प्रेयर, 7 स्वाथर्स, 3 अनाज ट्रक, 8 फार्म लोडर, 4 टेलीस्कोपिक हैंडलर। लैंडन ने खेती की मशीनें इसलिए बनाई क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मजदूर सर्दियों के समय तक खेतों में रहें। पृथ्वी पर वापस किसान सर्दियों के दौरान कटाई और मिट्टी को रोल करने के लिए ट्रैक्टर और अन्य मशीनों का उपयोग करते थे। बेमार्ट में खेत इतना बड़ा और चौड़ा था कि उसे ढका नहीं जा सकता था। यह पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश वृक्षारोपण से बड़ा था। वह चाहते थे कि सर्दी के दिनों में मजदूर मशीनों में बैठकर काम करें। वह उनके लिए उस मौसम में बाहर जाने और अपने हाथों से भोजन या फल उठाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यह बिल्कुल गलत था। इसीलिए उन्होंने हार्वेस्टर, प्लांटर्स आदि बनाए। उनमें से कुछ मशीनें एक बार में 24 फार्म बेड तक काम कर सकती थी। The same thought process went for the miners. अब जब उसने इन भारी मशीनों का निर्माण कर लिया था तो वे खदानों से अयस्कों को खोदने के लिए उत्खननकर्ताओं और अन्य मशीनों का उपयोग कर सकते थे। वह संभवतः उन्हें सर्दियों के दौरान कुदाल का उपयोग जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता था और इनमें से कुछ उपकरण अन्य विभागों के साथ साझा किए जा सकते हैं, जैसे उत्खनन यंत्र जिसका उपयोग खुदाई के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ मशीनों का उपयोग खाद्य और निर्माण उद्योग दोनों द्वारा किया जा सकता है। रसायन विज्ञान कीमिया उद्योग को भी अपने उत्पादों और रसायनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रकों, लोडरों आदि की आवश्यकता होती है। ये उपकरण सभी के लिए थे, इसीलिए उन्होंने ड्राइविंग सबक शुरू करने के लिए इस महीने का उपयोग करने का फैसला किया। जून के पूरे महीने के लिए लेनेडन ने दिन में 2 बार पढ़ाने का कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया था। बेशक उन्हें अभी भी प्रतिदिन अपनी गणित और भाषा की कक्षाओं में भाग लेना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने दिन में 2 सत्र आयोजित किए। साथ ही यह अनिवार्य नहीं था उनकी छुट्टी के दिन की अपेक्षा करें। लोग चाहें तो सप्ताह में 1 या 2 बार इसमें भाग ले सकते हैं।
जिनकी शाम की पाली है वे सुबह की पाली के किसी भी सत्र में शामिल हो सकते हैं। और इसके विपरीत सुबह के शेड्यूल वाले लोगों के लिए, जिन लोगों की छुट्टी है वे आ सकते हैं और पूरा दिन सीखने और ड्राइविंग में बिता सकते हैं। ये वास्तव में उन पर निर्भर था। लेनेडन ने एक सत्र के लिए 15 लोगों को पढ़ाने का निर्णय लिया था, इसलिए एक दिन में वह 30 लोगों को पढ़ाएगा। उन्होंने ये भी तय किया कि जो लोग ड्राइविंग में काफी दक्ष होंगे वे क्लास में आ सकते हैं और नए लोगों को भी सिखा सकते हैं। इस तरह हर कोई सीख जाएगा कि मशीनों का तेजी से उपयोग कैसे किया जाए। ओवरसियर और पर्यवेक्षक भी श्रमिकों को पढ़ाने में उनके साथ शामिल होंगे। लैंडन नहीं चाहते थे कि सभी ओवरसियर और पर्यवेक्षक एक साथ बाहर हो, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक शिक्षण कार्यक्रम बनाया। मूल रूप से स्वयं सहित 9 लोग श्रमिकों को दैनिक आधार पर गाड़ी चलाना सिखाएंगे। इस प्रकार एक दिन में श्रमिकों को 18 ड्राइविंग कक्षाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। पिछले महीने पहला ट्रेनर बनने के बाद लैंडन ओवरसियरों और पर्यवेक्षकों को सिखा रहा था कि उनके विभागों के लिए नामित मशीनों का उपयोग कैसे किया जाए। चीजों को आसान बनाने के लिए लैंडन ने निर्णय लिया कि प्रत्येक ओवरसियर और पर्यवेक्षक केवल अपने विभागों के लोगों को ही पढ़ाएंगे। वह कीमिया पर्यवेक्षकों को यह नहीं बता सका कि निर्माण श्रमिकों को पेवर का उपयोग कैसे करना है, क्या वह सिखा सकता है। As for him, he would teach all departments. पहले दिन वह निर्माण उद्योग सिखा सकता था, दूसरे दिन खाद्य उद्योग सिखा सकता था, इत्यादि। इस तरह उसे उस जगह पर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा। यदि आज खाद्य उद्योग के श्रमिकों को पढ़ाने का दिन होता तो लेनेडन पूरे दिन के लिए मशीनों को खेतों में ले जाता। वह वहां समय बिताते और उन्हें दिखाते कि यह कैसे किया जाता है। यदि वह निर्माण श्रमिकों को पढ़ा रहा होता तो वह उन्हें एक साइट पर ले जाता और उन्हें दिखाता कि खुदाई आदि के लिए मशीनों का उपयोग कैसे किया जाता है। उन्होंने खनन एवं लकड़ी कटाई विभाग को भी अलग अलग दिन देने का निर्णय लिया। यही विचार प्रक्रिया कीमिया उद्योग के लिए भी चली। आज उनका पहला ड्राइविंग सबक था जिसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को पढ़ाना था। रैंडी एक गुलाम था जो कुछ समय पहले कोरोना से आया था। जब से वह बीमार आया था वह इस बात से बहुत आश्चर्यचकित और प्रभावित हुआ था कि उन्होंने कितनी चीजें बनाई थी। अब उन्हें इस बात की बेहतर समझ हो गई कि रसायन विज्ञान क्या है और अब उन्हें यह समझ आ गया कि लंबाई और अन्य आयामों को ठीक से कैसे मापा जाए। पिछले महीने उनके नए राजा ने इस विशाल गाड़ी को बनाने में उनकी सहायता की थी। नहीं नहीं नहीं, वे गाड़ियां नहीं बल्कि भारी मशीनें थी। सभी मशीनें पीले रंग से रंगी गई थी और उन पर एक नाम छपा हुआ था। सभी मशीनें बेमार नाम से शुरू हुई। आज वह बेमार बुलडोजर 23 या संक्षेप में बीबुले 23 के लिए ड्राइविंग कक्षाएं लेने जा रहा था। लैंडन द्वारा मशीन से जुड़े बुनियादी सुरक्षा कार्यों को समझाने के बाद उन्होंने उन्हें दिखाया कि प्रत्येक पैनल, व्हील गियर और बटन क्या करते हैं। अब गाड़ी चलाने का समय आ गया था। रैंडी बड़े पहिए में कूद गया जैसे लैंडन ने पहले किया था और स्पष्ट पारदर्शी कांच का दरवाजा खोल दिया। एक बार उसने अपनी कमर पर सीट बेल्ट बांधी और चाबी लगाई और इग्निशन कुंडी को चालू स्थिति से परे घुमाया। पीप, कार के अंदरूनी हिस्से से बहुत धीमी आवाज आई। रैंडी बहुत उत्तेजित होने लगी। उसे याद आया कि लेनेडन ने कहा था कि इंजन को चालू होने में समय लगेगा। 30 सेकंड बाद वह जाने के लिए तैयार था। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा और अपने सभी सहपाठियों को अपने अपने बुलडोजर में गाड़ी चलाते हुए भी देखा। कितना रोमांचक है, सभी ने सोचा। उसने अपने भरे हुए ईंधन टैंक को देखा और सिर हिलाया। महामहिम ने कहा कि यह हमेशा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह कभी भी 30% से कम न हो। उसके दोनों तरफ 2 गियर जॉयस्टिक थे और एक लीवर उसके दाहिने गियर के थोड़ा पीछे था। उसके चारों ओर बहुत सारे बटन भी थे जिन पर अलग अलग लेबल थे। सभी मशीन कारों को एक दूसरे के बीच दूरी पर रखा गया था। लेनेडन ने उन्हें काम करने के लिए अलग अलग क्षेत्र दिए थे। लेनेडन को आशा थी कि जब वे काम करेंगे तो वे मशीनों का उपयोग करने में बेहतर हो जाएंगे। रैंडी ने आगे के गियर में जाने के लिए अपने दाहिने जॉयस्टिक का उपयोग किया। व्रम्मम, ये चल रहा है, ये चल रहा है, उसने सोचा। वह तेजी से एक बैरल के चारों ओर चला गया और गंदगी के ढेर को धकेलना शुरू कर दिया जो लैंडन ने पहले रखा था। रैंडी का लक्ष्य मैदान को समतल करना था। रैंडी उत्साहित था और सीखने के लिए तैयार था। पाठ कुछ देर तक चलता रहा और अंततः शो खत्म होने का समय आ गया। मजदूर जाने को तैयार नहीं हुए और असहाय होकर आहें भरते रहे। लेनेडन उनकी दुर्दशा को समझ सकता था। यह उनका पहली बार था जब वे गाड़ी चला रहे थे या खुदाई करने के लिए ऐसी मशीनों का उपयोग कर रहे थे और न जाने क्या क्या। उनके लिए यह अनुभव स्पोर्ट्स कार या लैम्बोर्गिनी का उपयोग करने जैसा ही था। कम से कम टेस्ट ड्राइव के लिए कौन नहीं जाना चाहेगा। रैंडी ने अपनी मशीन को देखा और फैसला किया कि वह अगली उपलब्ध कक्षा के लिए साइन अप करेगा। अपने मन में उसने पहले ही बीबुले 23 को अपना बच्चा कहना शुरू कर दिया था। मुझे अगली कक्षा के लिए पंजीकरण कराना होगा। मेरे बच्चे, मेरा इंतजार करो। अध्याय 55। विलियम बानस्टन, 20 साल का एक खूबसूरत आदमी अपने निजी क्वार्टर में बैठा अपने अधीनस्थों द्वारा भेजे गए पत्रों को पढ़ रहा था। उस आदमी की नीली आंखें, काले बाल और बारीक तराशी हुई जबड़ा था। यह आदमी विलियम बानस्टन उर्फ भूतिया राजकुमार था। उनकी माँ मोना फेरिस एक देखभाल करने वाली और महिला थी जो उन्हें रोजाना प्यार देती थी।
मोना फेरिस के नोबेल परिवार से थी। वास्तव में उस समय उसकी पहली सगाई किंग बान के छोटे भाई से हुई थी। वह ओडन बान से बहुत प्यार करती थी। वह उस समय दूसरा राजकुमार था और उसके पिता द्वारा चुना गया राजकुमार था। वह वास्तव में लोगों की परवाह करता था और अपने अन्य भाइयों की तरह सत्ता का भूखा नहीं था। दयालुता और सहानुभूति एक अच्छा गुण है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। एक दिन मोना अपने प्रेमी से मिलने आई थी, लेकिन उसने उसे खून से लथपथ देखा। कमरे में 3 आदमी थे जिनके हाथों में खंजर थे। यह अब वर्तमान राजा बान, जिसका नाम एलेक है, और उसके 2 अधीनस्थ थे। उसने तुरंत उन्हें एक तरफ धकेल दिया और ओडन की ओर भाग गई। क्यों? कैसा व्यक्ति अपना खून खुद ही मारता है? वह इसके चारों ओर अपना सिर नहीं लपेट सकती थी। किंग बान हमेशा से ही उसके प्रति लालसा रखता था, इसलिए उसने अपने 2 गार्डों को उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश के दौरान सतर्क रहने के लिए कहा। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया और उसके संघर्ष के बीच में एलेक बान को गुस्सा आ गया और उसने अपने खंजर से उसका चेहरा काट दिया। उसने उसके चेहरे पर एक्स के आकार की 2 लंबी धारियां दी। अचानक दरवाजा खुल गया और उसके निजी गार्डों ने उसे किंग बान की पकड़ से सफलतापूर्वक बचा लिया। उन्होंने एलेक बान को बेहोश कर दिया और अपनी महिला के पास पहुंचे। सौभाग्य से उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। उसने ओडन के शरीर को देखा और महसूस किया कि वह अभी भी सांस ले रहा था। वह जीवित था। गार्ड तुरंत उसके शव को ले गए और वे सभी भाग निकले। एक बार जब वह फेरिस एस्टेट में वापस आई तो उसके माता पिता ने तुरंत उससे उसके सभी भाई बहनों और उनके परिवारों, साथ ही उनके शूरवीरों को छिपने के लिए भेज दिया। वे उसी रात भाग निकले और 4.5 महीने तक अपने गुप्त अड्डे तक यात्रा करते रहे। उसी समय उसके माता पिता ने सभी दासों और नौकरानियों को मुक्त कर दिया और अपने निजी क्वार्टर में अकेले बैठ गए। वह जानती थी कि यह आखिरी बार होगा जब वह अपने माता पिता को देखेगी। अगले दिन पूरे साम्राज्य में हाहाकार मच गया। ऐसा कहा गया कि मोना ने ओडन की हत्या कर दी और रात के अंधेरे में उसके शव के साथ दुष्कर्म किया। जिस बात ने लोगों को अफवाहों पर विश्वास करने पर मजबूर किया वह ये थी कि मोना, उसके भाई बहन और सभी गार्ड और नौकर नहीं थे। लोगों को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि वर्तमान राजा ऑगस्टस बान की भी उसी रात रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। मोना के माता पिता को नागरिकों के सामने बांध दिया गया और जिंदा जला दिया गया। उन पर दोनों मौतों का आरोप लगाया गया और उन पर मुकदमा भी नहीं चलाया गया। 2 दिन बाद एलेक बान ने अर्काडिना के शासक के रूप में सिंहासन संभाला और इसके साथ ही फेरिस परिवार भी नहीं रहा। 5 महीने बाद मोना को अपने माता पिता और अपने प्रिय ससुर राजा ऑगस्टस के बारे में खबर मिली। उसने कसम खाई कि उस जानवर ने उसके प्रियजनों के साथ जो किया उसका बदला वह लेगी। लेकिन पिछले 2 महीनों से वह बीमार महसूस कर रही थी और लगातार उल्टी कर रही थी। उसके भाई की पत्नियों ने उससे बताया था कि यह गर्भावस्था के कारण हो सकता है, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। चूंकि यह निष्कर्ष निकाला गया कि संभवतः यह उस आघात के कारण था जिसका उसे सामना करना पड़ा था। उसके पास ओडन केवल एक बार एक दूसरे के साथ सोया था। उसे एक बार से कोई बच्चा कैसे बाहर आ सकता है? लेकिन 7 महीने बाद उसने अपने उभरे हुए पेट को देखा और असहाय महसूस किया। ओडन अभी भी उपचार प्राप्त कर रहा था और अभी भी बहुत कमजोर था। उसने फैसला किया कि वह अपने बच्चे को दुनिया भर के प्यार से पालने की पूरी कोशिश करेगी। उसे बच्चे और ओडन दोनों के लिए मजबूत होना था। जब विलियम का जन्म हुआ तो मोना ने उसे देखा और रो पड़ी। वह उसके दिवंगत पिता जैसा दिखता था और जब वह मुस्कुराता या हंसता था तो उसके मन में उसके दिवंगत ससुर ऑगस्टस की विभाजित छवि भी होती थी। उसने अपने प्यारे पिता और बानिस्टन की याद में उसका नाम विलियम रखा ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि वह एक महान बान से आया है, और स्टेन छिपाने के लिए था ताकि अगर वह शहर में घूमे तो भी किसी को ये जानने की जिज्ञासा न हो कि उसका नाम बान क्यों है। छोटा विलियम अपने कई चाचाओं, अपने पिता, अपनी माँ और कुछ नौकरानियों के प्यार में बड़ा हुआ। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसकी माँ को ये घाव किसने दिए? उसकी माँ अक्सर ऑगस्टस नामक किसी व्यक्ति का उल्लेख क्यों करती थी? वे हमेशा छुपे हुए क्यों रहते थे? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पिता को गंभीर रूप से घायल करने के लिए कौन जिम्मेदार था? जब वह 12 वर्ष का हुआ तो उसने अपने चाचाओं को उनके अतीत के बारे में बातचीत करते हुए सुना था और वह 1 और 2 को एक साथ रखने में सक्षम था। उसे अब सचमुच अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा था और उसने उस हरामी चाचा एलेक को उसकी तनख्वाह से मुक्त करने की कसम खा ली। वह अपनी तलवार के प्रति अधिक सतर्क हो गया और सैन्य रणनीति सीखने के लिए अधिक उत्सुक हो गया। जब वह 15 वर्ष का था तो वह अपने पिता, माता और चाचाओं के पास गया और सच्चाई का अनुरोध किया। विलियम की वजह से ओडन और मोना ने बहुत पहले ही बदला लेना छोड़ दिया था। इस तरह का बोझ अकेले उठाना उसके लिए बहुत बड़ा था। ये वही वर्तमान राजा था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। उसे मारना आसान नहीं होगा। पिताजी, माँ, मैं ये करूंगा चाहे आप सभी को ये पसंद हो या नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप सब और हर कोई स्वतंत्र हो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बिना भेष बदले या छुपे घूम सके। मुझे पता है कि आप सभी ने मेरी वजह से बदला लेना छोड़ दिया है, लेकिन अगर मैं वास्तव में इस परिवार का हिस्सा हूँ तो मुझे अपना बोझ साझा करने की अनुमति देकर एक आदमी की तरह व्यवहार करें।
मैं असफल नहीं होऊंगा। ओडेन, मोना, उसके भाई और शूरवीर आश्चर्यचकित रह गए। हमारा युवा राजकुमार आखिरकार बड़ा हो गया, उन्होंने सोचा। ओडेन और मोना जानते थे कि वे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकते। वे कभी नहीं चाहते थे कि वह रक्तपात के रास्ते पर चले, लेकिन वे ये भी जानते थे कि यह बिल्कुल भी एक यथार्थवादी सपना नहीं था। कोई भी अपना पूरा जीवन छिपकर नहीं जी सकता। या तो आप युद्ध को अपने शत्रुओं के पास लाते हैं या वे युद्ध को आपके पास लाते हैं। हालांकि वे बदला लेना छोड़ देना चाहते थे, लेकिन उनमें से एक छोटा सा हिस्सा ऐसा करने को तैयार नहीं था। इसलिए वे दोनों प्रतिदिन गुप्त रूप से प्रशिक्षण लेते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन वे अपने बेटे की जानकारी के बिना उस कमीने को मारने का साहस करेंगे। लेकिन उनकी खुशी का छोटा बंडल भी एक आदमी बन गया था और चाहता था कि वे उस पर अधिक भरोसा करें। हर कोई जानता था कि उसका मन बना हुआ है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। हर कोई ओडेन के उत्तर का उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, खासकर मोना के भाई। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और मैं तुम्हें उस रास्ते पर अपने निर्णय लेने की अनुमति दूंगा जो तुम चुनना चाहते हो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा रास्ता है। मुझे आशा है कि आप कभी भी लापरवाही से या बैकअप योजना के बिना काम नहीं करेंगे। यदि आप हमारी खोज में हमारी सहायता करना चुनते हैं तो मेरा भी आपसे एक अनुरोध है, ओडेन ने कहा। यह क्या है पिताजी? जब भी आप बेस से बाहर निकले तो आपको हमेशा अपना चेहरा ढकना चाहिए, चाहे आप किसी के भी साथ हो। आपको हमेशा मास्क पहनना चाहिए। अध्याय 56। एक बड़े तालाब में एक छोटी मछली। गुप्त ठिकाना। विलियम का दरवाजा खुला और उसके पिता, माँ और उसके चाचा अंदर आए। ये कैसे हुआ छोटे विली? तुम्हें कहाँ चोट लगी? क्या तुम ठीक हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कभी भी कोई लापरवाही मत करो? मोना ने बदहवास होकर उसकी ओर दौड़ते हुए कहा। मोना, विलियम अब एक आदमी है, उसे अपने दम पर कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा, चाचा मुरेल ने कहा। लेकिन इस बार का मिशन कठिन था। क्या होगा अगर वह पकड़ लिया गया तो? मोना ने अपने बेटे के बिल्कुल करीब बैठते हुए कहा। वह नहीं करेगा। लिटिल विली का शिकार करना आसान नहीं है। उसके दिमाग और कौशल के साथ किसी के लिए भी उसे ढूंढना या फंसाना बेहद मुश्किल होगा। अंकल, पॉविन ने कहा। प्रिय, लड़का बड़ा हो गया है, हमारे बेटे को कोई हरा नहीं सकता। ओडेन ने विलियम के बाल रगड़ते हुए कहा। विलियम ने अपनी अत्यधिक सुरक्षात्मक माँ की ओर देखा और मुस्कुराया। माँ, मैं ठीक हूँ। क्या आप भूल गई हैं कि मैं कौन हूँ? मुझे ढूंढने के लिए उन्हें किसी चमत्कार की आवश्यकता होगी। ये सही है छोटी बहन, चूंकि लड़के को हमारे द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि कोई भी उसे अभी ढूंढ सके, अंकल मुरेल ने जोड़ा। मोना ने अपने पति, अपने बड़े भाइयों और अपने बेटे की ओर देखा, जो उत्सुकता से उसकी चिंताओं को कम करने की कोशिश कर रहे थे। वह जानती थी कि उन्होंने जो कहा वह सच है, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे को ऐसे कठिन मिशनों के लिए जाने देने में सहज नहीं थी। मोना ने शांत होने और मौजूदा स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। पिछले 1 महीने से स्लीथेरिन कोर्ट अपने बेटे की सभी गतिविधियों को निशाना बना रही थी और उसका पता लगाने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय पहले उसने विलियम को खोजने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारण से उसने अपनी खोज रोकने का फैसला किया। अब वह उसी लक्ष्य के साथ फिर से सामने आया। पूरे साम्राज्य में अपने जासूसों के साथ मोना अंततः तथ्य प्राप्त करने में सक्षम हो गई कि वह कौन था और वास्तव में वह किसके साथ काम कर रहा था। मोना जानती थी कि विलियम सिंहासन पर बैठना चाहता है, इसलिए वह और उसका परिवार अंततः स्वतंत्र रूप से रह सकेंगे। वह जानती थी कि संभवतः उसका बेटा ही होगा जिसने किंग बान का सिर काट लिया। लेकिन किंग बान के बच्चों के बारे में उसे जो जानकारी मिली वह सभी चौंकाने वाली थी। वे सभी अपने पिता को मरवाना चाहते थे। हा, कर्मा बकवास था। उसने जो भी गलतियां की उसके लिए वह इसी का हकदार है। एकमात्र व्यक्ति जिसे साम्राज्य की परवाह नहीं थी वह उसका अंतिम पुत्र लैंडन था। पहले तो मोना को लगा कि शायद लैंडन बहुत अच्छे से छिप गया, लेकिन लैंडन की जानकारी को ठीक से पढ़ने के बाद वह लैंडन, बूढ़ी लैंडन और मदर किम दोनों की विचार प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझ सकती थी। उसने पाया था कि दोनों व्यक्ति राजधानी से दूर एक शांत और शांतिपूर्ण जीवन चाहते थे। वे सहजता और खुशी से भरे जीवन के लिए तरस रहे थे। हालांकि उनके साथ खराब व्यवहार किया गया, लेकिन उनके मन में कभी भी शाही परिवार के प्रति गहरी नफरत नहीं थी। इसलिए संभवतः उन्हें राजसत्ता संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मोना लैंडन को एक शासक के रूप में बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। जितने वर्षों तक वे राजधानी में रहे, मोना अपने जासूसों को महल में मौजूद लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए भेजती रही। उनमें से एक नौकरानी भी थी जिसने बूढ़े लैंडन से पूछा कि वह वास्तव में क्या चाहता है, और लैंडन का एकमात्र उत्तर राजधानी से बहुत दूर शांतिपूर्ण जीवन था। बच्चा बस एक सुरक्षित स्थान पर अपनी मां की देखभाल करना चाहता था। यह सुनिश्चित करने के लिए वह स्वयं एक आम रसोई का भेष धारण कर सभी बच्चों को देखने के लिए महल में घुस गई। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। उसने किसी भी राजत्व की परवाह नहीं की और उसके मन में किसी के लिए ज्यादा नफरत भी नहीं थी। जब उसने मां किम को देखा तो उसे भी अपने अतीत की याद आ गई। जब वह और उसके जासूस महल में रुके थे तो उन्हें आसानी से पता चल गया था कि कौन से बच्चे शातिर हैं और कौन से बच्चे विलियम के लिए खतरा पैदा करेंगे।
अंततः जब लेनेडन 15 वर्ष का था, उसके जासूसों ने बताया कि उसे नोला ट्विस्ट द्वारा जहर दिया गया था। वह जानती थी कि बेचारा बच्चा मर जाएगा क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं था। इसलिए उसने उस पर जासूसी करने के लिए अपने शूरवीरों को भेजना बंद कर दिया। उसने इस दुनिया में अपने शेष दिनों या महीनों को स्वतंत्र और शांतिपूर्ण रहने का फैसला किया। साथ ही उसके जासूसों को बेमार तक पहुंचाना भी बहुत परेशानी भरा होगा। हालांकि उसके पास बहुत सारे जासूस थे, उनमें से ज्यादातर आर्केडिना के दक्षिण, पश्चिम और मध्य में ही काम करते थे। उसके पास पूर्व या उत्तर की ओर कोई जासूस नहीं था। मोना का बेस पश्चिम में था, जबकि बेमार पूर्व में था। उसके लोगों को पश्चिम से वहां पहुंचने में अच्छे मौसम में 8 महीने और खराब मौसम में 1 साल से अधिक समय लगेगा। यह एक बड़ी परेशानी थी और उन्हें मध्य क्षेत्र में शाही परिवार की निगरानी के लिए और अधिक लोगों की आवश्यकता थी। राजकुमारों को दिए गए सभी शहर या तो दक्षिण या मध्य अर्काडिना के आसपास थे। दक्षिण डेफिरस सीमाओं के करीब था, इसलिए उन लोगों के साथ किसी भी युद्ध की स्थिति में राजकुमार वहां पहुंच सकते थे और लड़ सकते थे। अब उसे एहसास हुआ कि राजकुमार एली को विलियम के बारे में स्लीथेरिन कोर्ट से जानकारी मिली होगी। लानत है, मजेदार बात यह थी कि एली ने विलियम के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की थी, बल्कि उसने विलियम की पहचान पर रोक लगा दी थी। स्लीथेरिन के एक आदमी को प्रताड़ित करने के बाद मोना को पता चला कि छोटे राजकुमार ने चुपचाप उसके बेटे को मारने की योजना बनाई थी, ताकि किसी को भी उसके अस्तित्व के बारे में पता चल सके। उसे विलियम से खतरा महसूस हुआ। चूंकि वह उसके बेटे को मारना चाहता था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे जीवित छोड़ती, लेकिन वह अभी उसे मारना नहीं चाहती थी। चूंकि उसने और उसके भाई बहनों ने एक दूसरे और किंग बान को मारने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने अपने छिपने के स्थान से नाटक देखने का फैसला किया। वह जानती थी कि उस कमीने राजा के मरने में बस कुछ ही समय की बात है। वह सचमुच चाहती थी कि वह उसे निराशा में डूबते हुए देखने के लिए वहां मौजूद रहे। वह वास्तव में पूरी घटना देखना चाहती थी और उसके चेहरे पर थूकना चाहती थी। ऑगस्टस के लिए, उसके माता पिता के लिए, उसके बेटे के लिए, उसके भाइयों के लिए, उसके शूरवीरों के लिए और खुद के लिए। लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसकी ओर से एक आवेगपूर्ण कदम उसके सभी प्रियजनों का भविष्य बर्बाद कर देगा। फिलहाल वह धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी, ये देखने के लिए कि कौन इसे फिनिश लाइन तक पहुंचा सकता है। यदि वे विलियम को राजगद्दी नहीं सौंपते तो जो कोई भी होता, वह मर जाता। ओडन वास्तव में अपने भाई से आहत था। वह हमेशा अपने भाई से प्यार करता था और सोचता था कि उसका भाई भी उससे प्यार करता है। उसने कभी भी उस विश्वासघात को आते नहीं देखा, और सबसे बढ़कर एलेक में अपने पिता को भी मारने की हिम्मत थी। वह उनके पिता को कैसे मार सकता है? उनके पिता ने साम्राज्य के लिए कड़ी मेहनत की थी और सभी उन्हें एक निष्पक्ष शासक के रूप में देखते थे। ओडन का बदला उसके पिता, उसकी पत्नी और उसके परिवार और सबसे महत्वपूर्ण उसकी स्वतंत्रता के लिए था। उन्होंने विलियम से मास्क पहनने की मांग इसलिए की क्योंकि विलियम बिल्कुल उनके जैसा दिखता था। वह बान जैसा दिखता था। जिस किसी को भी उसकी एक झलक मिल जाए वह अंदाजा लगा लेगा कि वह कौन है। लेकिन मजेदार बात यह थी कि जिन लोगों ने उसे देखा, उन्हें लगा कि वह एलेक बान का हरामी बेटा है। ओडन ने हमेशा ये सुनिश्चित किया था कि जब भी विलियम यात्रा पर हो तो उसके पास कम से कम 3 अतिरिक्त मास्क हो। क्या उस कमीने ने चारा ले लिया है? ओडन ने पूछा। सहज रूप में, हमने जो इकट्ठा किया है उसके अनुसार, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये स्लीथेरिन साथी बिनकॉन्ग सिटी की ओर जा रहा है, अंकल पॉविन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अच्छा, सचमुच एक बड़े तालाब में एक छोटी सी मछली। अध्याय 57 प्लास्टिक, स्याही और कागज। अब रसायन उद्योग की ओर बढ़ने का समय आ गया है। ये जून का दूसरा सप्ताह था। जून के पहले दिन लैंडन ने कीमिया विभाग को स्वयं पूरा करने के लिए कई कार्य दिए थे। आज उनके लिए उत्पादों का निरीक्षण करने की अंतिम तिथि थी। लैंडन ने नए विभाग बनाए थे जिनमें नए और पुराने दोनों तरह के कर्मचारियों का मिश्रण था। पुराने श्रमिकों के कार्य अनुभव से लैंडन को यकीन था कि नए कर्मचारी आसानी से सीख लेंगे और उन्हें दी गई परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। उन्होंने पहले कीमिया उद्योग के भीतर 3 विभाग खोले थे। प्लास्टिक विनिर्माण 100, प्लास्टिक मोल्डिंग 400, स्याही उत्पादन 100, इंक वेटिंग सामग्री उत्पादन 300, पेपर विनिर्माण 200, एक्सरसाइज बुक मेकिंग 300। अब तक लैंडन हर प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया में हमेशा मौजूद रहता था। लैंडन को पता था कि उसके पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने दम पर काम करने की जरूरत है। इस तरह वे अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं और अपने ज्ञान में लगातार वृद्धि कर सकते हैं। यदि उन्होंने प्रक्रिया के दौरान गलतियां की हैं, तो वे बाद में पुनः प्रयास कर सकते हैं। लैंडन ने उन्हें पूरी प्रक्रिया के साथ साथ प्रक्रिया से जुड़े सभी सुरक्षा खतरों का विस्तृत विवरण दिया था। उन्होंने उन्हें यह भी याद दिलाया था कि किसी को भी सुरक्षा उपकरणों के बिना काम करने की अनुमति नहीं है। निस्संदेह वह उन्हें यह बताने वाला था कि ये सभी उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं। वह जो चाहता था वह ये था कि वे गलतियां करें और देखें कि वे असफल क्यों हुए। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर भले ही किसी ने लैंडन को केक बनाने के बारे में विस्तृत विवरण दिया हो, फिर भी उसे यकीन था कि उसका पहला प्रयास सफल नहीं होगा। अरे, वह ओवन में रहते हुए भी पूरा केक जला सकता है। कुछ लोग कभी कभी बेकिंग सोडा डालना भी भूल जाते हैं।
केवल अभ्यास करके ही कोई अपने कौशल को निखार सकेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने YouTube वीडियो देखता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी केवल देखकर कुछ भी हासिल कर पाएगा। लैंडन को याद आया कि कैसे उसने धरती पर YouTube पर अनगिनत हेयर ट्यूटोरियल देखे थे। चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, उनके बाल कभी भी GOT7 के JB जैसे नहीं निकले। जीवन बिल्कुल भी उचित नहीं था। वैसे भी इस मामले में भी ऐसा ही था। इसलिए उन्होंने आखिरकार उनके बिना इन सभी परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति दे दी। अब वह उत्पादों को देखना और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहता था। उसके सामने 3 प्लास्टिक कप, 8 पेन और 3 अभ्यास पुस्तकें थी। उसने उत्पादों को देखा और मुस्कुराया। चूंकि लैंडन ने उन्हें पहले प्लास्टिक बनाने से शुरुआत करने की सलाह दी, इसलिए उन्होंने वैसा ही किया। जून के पहले ही दिन जब लैंडन ने चीफ विगिंस को प्रोजेक्ट दिया, वो बुरी तरह विफल हो गया था। जिस समय नेप्था को तोड़ा जा रहा था, विगिंस और श्रमिकों ने नेप्था को थोड़ा जल्दी हटा दिया, जिससे ईथेन ठीक से नहीं बन पाया। रासायनिक अभिक्रिया अधूरी हो गई। अन्य समय में वह उत्पादन प्रक्रिया में अन्य उत्प्रेरक जोड़ना भूल गया और तीसरे दिन वह विभाग के भीतर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। इस पागलपन में मजदूर भी उनके साथ शामिल हो गए। आखिरकार वे सफल हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह दिन उनके जीवन का सबसे अच्छा दिन था। दूसरी ओर स्याही एक अलग मामला था। उन्होंने कठिन तरीके से सीखा कि स्याही के कई अलग अलग प्रकार होते हैं और उनके उपयोग भी अलग अलग होते हैं। जलीय उदाहरण, कैमरास से चित्र, स्याही चिपकाए कपड़ा और कागज मुद्रण, बॉल पेन। तरल स्याही मुद्रण के लिए भी उपयोग की जाती है। यूवी से उपचारित स्याही, इलेक्ट्रिकल प्रिंटर, लेटेक्स इंक, वॉलपेपर, वाहन ग्राफिक्स। सूची जारी है। प्रत्येक स्याही प्रकार केवल कुछ रसायनों, एजेंटों, रेजिन और एडिटिव्स के साथ काम कर सकता है जो एक दूसरे से भिन्न थे। एक बार उन्होंने गलती से एक विलायक का उपयोग कर लिया था जिसका उपयोग पेस्ट जैसी स्याही के लिए जलीय स्याही के लिए किया जाता था। ये पूरी तरह से तबाही थी। उन्हें सच में रोना आ रहा था। ये किस तरह का मजाक था। चीफ विगिंस को अब समझ आया कि लैंडन ने उन्हें पहले प्लास्टिक से शुरुआत करने का सुझाव क्यों दिया था। पेन के लिए आवरण, जैसा कि महामहिम कहते हैं, प्लास्टिक, कॉक और छोटी आंतरिक ट्यूब से बना है। इसके अलावा क्योंकि अब कोई स्वचालित स्याही भरने वाली मशीनें उपलब्ध नहीं थी, लैंडन ने उन्हें सुई सिरिंज, जो प्लास्टिक से भी बनाई जाती हैं, बनाने और स्याही को छोटी ट्यूब में डालने के लिए कहा था। सिरिंज की सुइयां ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो ट्यूब में फिट होने के लिए काफी छोटी थी। वे पेन भरने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। कागज उत्पादन के मामले में उनका अब तक का सबसे अच्छा उत्पादन था। उत्पादन प्रक्रिया बाकियों की तुलना में साफ सुथरी और पूरा करने में आसान थी। अब 10 जून था, अपने राजा को कुछ परिणाम दिखाने का समय। अब जबकि कीमिया विभाग में सब कुछ अच्छा था, लैंडन ने उस कार्य की जांच करने का निर्णय लिया जो उसने पहले टिम को दिया था। आप सभी का अनुभव कैसा रहा? उन्होंने पूरे कमरे से और प्रमुख विगिंस से भी पूछा। महामहिम, पहले हम उन कारणों को नहीं समझ पाए कि आपने उच्च तापमान पर काम क्यों किया। एक कर्मचारी ने उत्साह से कहा। या कम तापमान, दूसरे ने जोड़ा। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन अब हम करते हैं। महाराज, पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी गलतियां की। एक बार हमने बहुत अधिक एडिटिव्स का उपयोग किया और इससे उत्पाद बहुत खराब हो गया। उस समय के बारे में मत भूलिए जब हमने स्याही में बहुत अधिक विलायक मिलाया था। ये बिल्कुल सच है। ऐसे भी मौके आए जब हमने प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त रेजिन नहीं डाला। हर दिन हमारे पास कम से कम 12 अलग अलग परीक्षण होंगे। महाराज, मेरा मस्तिष्क अभी संतृप्त है। मैंने संतृप्त शब्द का सही उपयोग किया है। क्या आपने इसे सुना? मैं अब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। अपनी ओर देखो, बस संतृप्ति। मैं अब एक वाक्य में समरूप शब्द का उपयोग कर सकता हूँ। हा। वे हंसे जब उन्होंने लैंडन को अपना अनुभव सुनाया। लैंडन ने अपने मूर्ख कर्मचारियों की ओर देखा और मुस्कुराया। वे अपनी उपलब्धियों से सचमुच खुश थे। अब वे भी खुद को स्मार्ट महसूस कर रहे थे। केवल इसी तरह से लोग आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल विगिंस को यह भी समझ आ गया था कि लैंडन की मदद के बिना काम करना कितना मुश्किल था। जब लैंडन ने उन्हें किया तो इसमें कोई गलती या त्रुटि शामिल नहीं थी। वह इसे एक ही बार में पूरी तरह से कर देगा। क्या वह इस समय भी इंसान था? पहले उन्होंने सोचा था कि यह आसान होगा क्योंकि महामहिम इसे ऐसे ही कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो हर बार गड़बड़ी करने पर उन्हें सचमुच पसीना आने लगता था। उन्होंने बहुत सारे अजीब दिखने वाले उत्पाद बनाए थे जो उनकी अनगिनत त्रुटियों के परिणामस्वरूप आए थे। एक बार उन्होंने इस प्रक्रिया में गलत रसायन डाल दिए और उत्पाद सोडा की तरह बहकर टैंक से बाहर बह गए। विगिंस और कार्यकर्ता उस प्रतिक्रिया से चकित थे। विगिंस ने विशेष रूप से इसका एक उल्लेख नोट किया और निर्णय लिया कि वह बाद में उस विशेष प्रतिक्रिया पर शोध करेंगे। कुछ कार्यकर्ता अब अधिक मेहनती हो गए थे और प्रक्रिया के बारे में पढ़ना और अधिक प्रश्न पूछना शुरू कर दिया था। वे जानना चाहते थे कि कैसे, क्यों, कब और क्या है। वे अब इस बात को लेकर सतर्क थे कि उन्हें कच्चे माल के रूप में कितना निवेश करना चाहिए। यह वह प्रभाव था जिसके लिए लैंडन जा रहा था। वह चाहता था कि वे स्वयं सोचें। रिवरडेल सिटी। अब क्या करें? बैरन रोजर्स ने कमरे में इधर उधर घूमते हुए घबराहट से पूछा।
धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसके आसपास कोई मजबूत ताकतें हैं? शहर के स्वामी शैनन ने पूछा। असंभव, बैरन रोजर्स चिल्लाया। शहर के स्वामी शैनन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। आपका अधिकार, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि कमांडर लूसियस ने डम्बो को मार डाला। आखिरकार वह साम्राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक था। उसके पास इतने अनुभव के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डम्बो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सिटी लॉर्ड शैनन ने कहा, एस तारांकन तारांकन, क्या तुमने मुझे गारंटी नहीं दी कि यह काम करेगा? एफ तारांकन तारांकन, शांत हो जाओ। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि डम्बो को काम पर रखना मेरी एकमात्र योजना थी? सिटी लॉर्ड शैनन ने अपने चेहरे पर सिहरन पैदा करने वाली मुस्कान के साथ कहा। बैरन रोजर्स ने सिटी लॉर्ड शैनन की ओर देखा और 2 कदम पीछे भी चले गए। उस आदमी की मुस्कान किसी को भी चौंका सकती है। इस बार कोई गलती नहीं होगी। अध्याय 58, बेनार्ड की पहली लड़ाई। लेनेडन ने फिनले ग्रे सीमेंट के कणों को देखा और प्रसन्न हुए। उन्होंने ये भी देखा कि सीमेंट के 2000 से अधिक ब्लॉक पहले ही बनाए जा चुके थे। महीने की शुरुआत में लैंडन ने एक सीमेंट बनाने वाला विभाग बनाया था और इसके लिए 900 श्रमिकों को आवंटित किया था। लेनेडन ने उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया। सीमेंट उत्पादन 100, सीमेंट ब्लॉक मोल्डिंग 800। लेनेडन खुश था कि सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। जून के इस महीने के लिए उन्होंने हर विभाग को नए टास्क दिए थे। खाद्य उद्योग ने मसाले, सिरका और तेल बनाया, जबकि अल्केमिस्ट उद्योग प्लास्टिक, स्याही और कागज बनाता था, और अंततः निर्माण उद्योग ने सीमेंट बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। लैंडन ने निर्णय लिया कि अभी प्रत्येक उद्योग को केवल अपने दिए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महामहिम, क्या आपको लगता है कि हमें अब निर्माण शुरू कर देना चाहिए? टिम ने उत्सुकता से पूछा। अभी नहीं, कम से कम जुलाई तक। साथ ही हमें इसके लिए और लोगों की जरूरत है, और ऐसी अन्य चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से शुरू करने से पहले आप सभी को सौंपना चाहते हैं। / चिन्ह। लेनेडन को पहले से ही पता था कि उसके पास आवास के लिए कुछ बुनियादी जरूरतों की कमी है, इसलिए उसने इसे तब तक के लिए टालने का फैसला किया जब तक कि उसके पास अधिक लोग न हो जाएं, और जब तक कि वह अपनी जरूरत की सभी चीजें पूरी न कर ले। अपने मिशन को पूरा करने के लिए लैंडन को बेमार्ड में सभी मूल 1500 लोगों के लिए घर बनाने की आवश्यकता थी। एक बार जब उसने उन सभी को घर दे दिया तो वह अंततः इस चरण को पार कर सका और सिस्टम से चिकित्सा पुरस्कारों को अनलॉक कर सका। वह ये भी जानता था कि उसे ये घर ज्यादा से ज्यादा नवंबर के मध्य, जो सर्दी का मौसम था, से पहले बनाने की जरूरत है। उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि सितंबर से पहले वे जल्द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल प्लांट और सेंट्रल हीटिंग प्लांट बनाएंगे। चूंकि वह केवल बेमार्ड के भीतर ही इन सभी की आपूर्ति कर रहा था, इसलिए पौधे का आकार बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी पर जो पौधे बड़े होते थे वे आमतौर पर एक साथ 3 से अधिक शहरों को पानी या बिजली की आपूर्ति करते थे। लेनेडन एक शहर के साथ काम कर रहा था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि यह बहुत बड़ा हो। जैसे ही लेनेडन टिम से बात करता रहा, उसने देखा कि उसका एक सैनिक उसकी ओर तेजी से दौड़ रहा है। महाराज, एक युद्ध दूत आ गया है। लैंडन को पहले से ही उसके आगमन के बारे में सिस्टम द्वारा सतर्क कर दिया गया था, लेकिन उसने इंतजार करना चुना क्योंकि सिस्टम ने उसे सूचित किया था कि केवल एक व्यक्ति बेमार्ड की ओर जा रहा था। साथ ही दिन का उजाला था। दिन में एक आदमी क्या कर सकता था? अरे, अभी तो सुबह के 11 ही बजे थे। लैंडन को पूरा भरोसा था कि गेट पर उसके लोग स्थिति को संभालने में सक्षम होंगे, चाहे कुछ भी हो। लैंडन के अनुरोध के अनुसार लोगों ने उस व्यक्ति को बेमार्ड में कदम रखने की अनुमति नहीं दी। फिलहाल लैंडन नहीं चाहता था कि कोई भी बेमार्ड के भीतर अब तक हुए किसी भी बदलाव को देखे, इसलिए उसने उन लोगों को बेमार्ड में प्रवेश करने से मना कर दिया जिन्हें मदद की सख्त जरूरत नहीं थी। लेकिन युद्ध की इस अचानक घोषणा से लैंडन वास्तव में आश्चर्यचकित था। इस युग में जहां शूरवीर और कुलीन लोग थे, किसी को भी आने वाली लड़ाइयों की सूचना हमेशा मिलने से पहले ही मिल जाती थी। शूरवीर बहुत स्वाभिमानी लोग थे। वे इधर उधर छिपकर लोगों को मारने के बजाय अपनी ताकत साबित करने में विश्वास करते थे। यह सम्मानजनक नहीं था। दूसरी ओर गिरोह और हत्यारे एक अलग मामला थे। उन लोगों ने आपको कोई पूर्व सूचना नहीं दी और तुरंत अंधेरे में आप पर हमला कर दिया। शूरवीर क्षेत्र पर लड़ते समय महिलाओं और बच्चों को मारने में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने दूतों को अपने शिकार को ये बताने के लिए भेजा कि यदि वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो इस प्रक्रिया में उनकी महिलाओं और बच्चों को मार दिया जा सकता है। लेनेडन को पता था कि उनके दुश्मन द्वारा उन्हें सूचित करने का मतलब ये होगा कि या तो हमलावर पूरी तरह से शूरवीर हैं या शूरवीरों और गिरोहों का एक समूह है। किसी भी तरह से कोई भी शूरवीर यह सुनिश्चित किए बिना नहीं लड़ेगा कि उसके दुश्मनों को एक पत्र दिया गया है, जैसा कि अधिकांश साम्राज्यों के बीच भी यही नियम था। बोमन 30 मिनट से अधिक समय से वहां खड़ा था और पेशाब कर रहा था। आखिर उन्होंने क्या सोचा कि वे कौन थे? क्या ये जगह कोई सुनसान इलाका नहीं था? ये सोचने के लिए कि वे उससे महान शहर लॉर्ड शैनन के दूसरे आधिकारिक दूत को इतने लंबे समय तक सूरज के नीचे रखेंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई? बोमन को अब उन्हें टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा हो रही थी, लेकिन किसी चीज ने बोमन को बहुत भ्रमित कर दिया।
जब उन्होंने रिवरडेल छोड़ा तो सिटी लॉर्ड शैनन ने उन्हें ग्रीनेगोल्ड शहर जाने और वहां अपना कार्यभार संभालने के लिए कहा था। राजधानी की दिशा में रिवरडेल के बाद ग्रीनेगोल्ड शहर अगला शहर था। ग्रीनेगोल्ड शहर क्यों जाएं, केवल पीछे मुड़कर बेमार्ग की ओर जाएं। उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं था। क्या वह रिवरडेल छोड़कर अपने घोड़े पर सवार होकर बेमार्ग की ओर नहीं जा सकता था? बोमन शहर के स्वामी शैनन की चालाकी को समझ नहीं सका, इसलिए उसने इसके बारे में भूल जाना बेहतर समझा। आखिरकार वह उस व्यक्ति के लिए सिर्फ एक दूत और एक सैनिक था। वह अपने घोड़े पर बैठा और उसने देखा कि 3 आदमी उसकी ओर आ रहे हैं। एक युवा लड़के के पीछे 2 शूरवीर सवार थे, जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम नहीं लग रही थी। लड़का अपने काले घोड़े पर शान से सवार होकर उसकी ओर आया। बोमन ने युवा लड़के की जांच की और उसके दिल में नाराजगी की भावना पैदा हुई। इस कमीने ने मुझे इंतजार कराने की हिम्मत कैसे की? बस तुम रुको, मेरे प्रभु निश्चित रूप से बाद में तुम्हें अपना खून पिलाएंगे, बोमन ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए सोचा। एक बार जब लैंडन आ गया तो वह और बोमन दोनों अपने घोड़ों से उतर गए और एक दूसरे की ओर चल दिए। बॉलमैन ने लैंडन की ओर अशिष्टतापूर्वक पत्र फेंकने से पहले उसके बोलने का भी इंतजार नहीं किया। यहाँ जल्दी करो और इसे पढ़ो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम जल्दी करो, बोमन ने लैंडन पर व्यंग्य करते हुए कहा। जो शूरवीर गेट के चारों ओर देख रहे थे वे क्रोधित होकर लगभग मौत के मुंह में समा गए थे। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि कोई अपने राजा से इस तरह बात करे? पढ़ने के लिए क्या है, बस समर्पण करें। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आपके पास केवल 330 शूरवीरों के साथ एक विकल्प है? यदि आप आत्मसमर्पण करते हैं तो कौन जानता है, आप और आपके लोग हमारे शहर के स्वामी के गुलामों के रूप में खुशी से रह सकते हैं। कोई भी इस युद्ध को जीतने में आपकी मदद नहीं कर सकता। जल्दी करें। / चिन्ह। लेनेडन ने अपनी भौहें उठाई और तुरंत कागज का टुकड़ा वापस फेंक दिया। मुझे और अधिक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मना करता हूँ, लेनेडन ने ठंडे स्वर में कहा। बोमन आश्चर्यचकित रह गया और उसने लैंडन की ओर ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। हे, मैंने तो सुना था कि हमारा छोटा सा निर्वासित राजकुमार थोड़ा मूर्ख था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी मूर्ख होगे। यदि तुम जल्दी नहीं करोगे तो 3 घंटे में मेरे स्वामी आ जाएंगे और तुम सबका सिर काट डालेंगे। क्या तुम्हें अपनी उस माँ की परवाह नहीं है? अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी से उस कागज पर हस्ताक्षर कर दो, वरना उस वेश्या का क्या होगा इसके लिए कोई हमें दोषी नहीं ठहरा सकता। / चिन्ह। लूसियस जो लैंडन के पास खड़ा था उस हरामी को मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लैंडन ने तुरंत बोमन को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। बोमन ने अपना जबड़ा पकड़ लिया और चौंक गया। उसके होंठ कांपने लगे और वह तेजी से जमीन से उठ गया और तुरंत एक पागल कुत्ते में बदल गया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, कमीने, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो क्या हुआ अगर तुम एक समय राज परिवार में थे? अब तुम बस एक कूड़े का टुकड़ा हो, और वह वेश्या भी। / चिन्ह। लेनेडन ने उस पर फिर से प्रहार किया था। धनुर्धर इतना क्रोधित था कि वह क्रोध से लगभग बेहोश हो गया था। लेनेडन की आंखें ठंडी हो गईं और उसकी भौहें गहरी हो गईं। बोमन ने लैंडन की आंखों में देखा और डर गया। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप दूत को नहीं मार सकते, ये साम्राज्य के कानूनों के खिलाफ है, बोमन ने 2 कदम पीछे चलते हुए कहा। लेनेडन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बेमाद साम्राज्य का हिस्सा नहीं है ना? लेनेडन ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा। आप बेहतर होगा कि आप उतावले न हो। बेहतर होगा कि लॉर्ड शैनन के यहाँ आने से पहले जल्दी से उस कागज पर हस्ताक्षर कर दें। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। / चिन्ह। लेनेडन की हत्या का इरादा बढ़ गया और बोमन को भारी पसीना आने लगा। तो आप चाहते हैं कि मैं अपने लोगों को आपके स्वामी का दास बनने दूं? हाँ, मैं इस बात पर दांव नहीं लगा रहा था कि कोई मेरी मदद करेगा। अपने भगवान से कहो कि मैं इनकार करता हूँ। मेरे 330 आदमी तुम सभी के खिलाफ ये युद्ध जीतेंगे। अब बाहर निकलो। अध्याय 59 युद्ध की तैयारी। घंटा। सेना के किले के भीतर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। सभी सैनिक लगातार बजने वाली घंटियों का अर्थ जानते थे। अपने प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सीखा था कि यदि घंटी 5 मिनट से अधिक समय तक बजाई जाती है तो ये प्रत्येक सैनिक के लिए गेट पोस्ट के सामने इकट्ठा होने का संकेत होगा। जो लोग प्रशिक्षण ले रहे थे उन्होंने तुरंत अपना लोहे का वजन गिरा दिया और मध्य क्षेत्र की ओर भाग गए। जो लोग सो रहे थे उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने बिस्तर से बाहर कूद पड़े। जो लोग पढ़ रहे थे उन्होंने अपनी किताबें बंद कर दी और जल्दी से उन्हें अपने लॉकर में रख दिया। विशाल लोहे की घंटी बहुत जोर से बजी और हर कोई इसे सुन सकता था। सभी लोग तेजी से नगर के फाटकों की ओर भागे। ये युद्ध का समय था। हर कोई जरूरी खबर की प्रतीक्षा में गेट पोस्ट के आसपास इकट्ठा हो गया। लेनेडन ने अपने आदमियों को देखा और प्रभावित हुआ। वे सभी 30 की पंक्तियों में चुपचाप इकट्ठे हुए थे। यदि इस समय कोई पिन गिरता तो लैंडन को यकीन था कि हर कोई इसे यहाँ कर देगा।
आज एक दुश्मन बेमार पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे उन्हें बहादुर कहना चाहिए या बिल्कुल बेवकूफ। आप सभी अनुकरणीय सैनिक बनने के लिए रात और दिन दोनों समय प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप इस दुनिया के कई सैनिकों से अधिक मजबूत हैं और मुझे आपके अब तक के कौशल पर पूरा भरोसा है। चाहे शत्रु के शासन में कितने भी शूरवीर हों, फिर भी वे आज की लड़ाई हार जाएंगे। मैं तुम्हें शूरवीरों और सैनिकों के बीच वास्तविक अंतर दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम आश्वस्त क्यों हो सकते हो और तुम शूरवीरों से बेहतर क्यों हो। आज मैं तुम्हें बेमार की सेना की ताकत दिखाऊंगा। अब हमारी पहली लड़ाई जीतने का समय आ गया है। बेमार के लिए सैनिक चिल्लाए। लैंडन ने योजना बनाई थी कि इस युद्ध को जीतने के लिए वह केवल अपने मूल 330 सैनिकों का ही उपयोग करेगा। वह उन्हें दीवारों पर मौजूद सभी तोपों को सौंप देगा और फिर दुश्मनों से निपटेगा। कुछ लोग उत्साहित थे जबकि अन्य उत्सुक थे कि वे युद्ध कैसे जीतेंगे। बाकी लोगों ने शहर की दीवारों से लड़ाई को देखने के लिए डिकोड किया। पिछली बार जब लैंडन ने तोप परीक्षण किया था तो 90% नए रंगरूट उपस्थित नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ वारंट सैनिकों को अभ्यास करते देखा था, फिर भी उन्हें यकीन नहीं था कि क्या एक तोप वास्तव में उनके दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। लैंडन इस अवसर का उपयोग तोपों की ताकत और क्षति को साबित करने के लिए करना चाहता था। जब वे इंतजार कर रहे थे तो लैंडन ने लोगों से बारूद की थैलियां बाहर लाने और प्रत्येक कैनन के किनारों पर रखने को कहा। लैंडन ने युद्ध के लिए उपयोग की जाने वाली युद्ध संरचना और रणनीति के बारे में भी बताया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि प्रत्येक तोप को किस ओर इंगित किया जाना चाहिए और उनका ध्यान कहां पर होना चाहिए। वह नहीं चाहता था कि मनुष्य अपने शत्रुओं पर लक्ष्यहीन रूप से गोलियां चलाएं। इसीलिए तोप युद्ध संरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। शहर के स्वामी शैनन ने अपनी योजना बी के रूप में अपने क्षेत्र से 11,500 शूरवीरों को इकट्ठा किया था। 11,500 शूरवीरों के साथ ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे मात्र 330 शूरवीरों से हार जाते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमांडर लूसियस ने हस्तक्षेप किया या नहीं। हर कोई जानता था कि लैंडन के अधीन कितने शूरवीर थे। शैनन के लिए ये युद्ध एक तरफा नरसंहार से अधिक कुछ नहीं था। भले ही लैंडन ने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया, फिर भी वह उसे मार डालेगा। उसने शहर के सभी लोगों को मारने की भी योजना बनाई थी। उन्हें यकीन था कि अगर टिम मेयर को खदानों के बारे में पता है तो मजदूरों को भी जरूर पता होगा। समस्याओं से जड़ से निपटना बेहतर था। उन सब को मार दो। मरे हुए आदमी कभी कोई कहानी नहीं सुना सकते। शहर के स्वामी के रूप में वह केवल 6,000 शूरवीरों का हकदार था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वह अपने क्षेत्र में बैरन से शूरवीरों का अवैध शिकार कर रहा था और अब गुप्त रूप से उसकी कमान में 12,000 शूरवीर थे। उसने 500 लोगों को रिवरडेल शहर में रोक लिया था और बाकियों को सूचित किया था कि वे राजधानी की ओर जा रहे हैं। 500 आदमी, बैरन और बाकी सभी लोग नहीं जानते थे कि 11,500 लोग कहां जा रहे थे। अधिकांश लोगों ने सोचा कि शायद शहर के स्वामी को राजधानी से एक जरूरी संदेश मिला है। 1 महीने पहले उसे राजा बान से डिफेरस के साम्राज्य के साथ आगामी युद्ध के बारे में एक पत्र मिला था। उन्हें असाइनमेंट ब्रीफिंग के लिए अपने सैनिकों को राजधानी की ओर लाने का काम सौंपा गया था। उसने निर्णय लिया कि वह इस अवसर का उपयोग लैंडन पर हमला करने के लिए करेगा ताकि किसी को उस पर संदेह न हो। यह एकदम सही योजना थी। लैंडन की मृत्यु के लिए कोई उस पर संदेह कैसे कर सकता है यदि वह पहले से ही राजधानी की ओर जा रहा था। यह अभी अथवा कभी नहीं था। जब 11,500 शूरवीर शहर छोड़ रहे थे तो वे भी बेहद भ्रमित थे। वे ग्रीनेगोर्ड शहर की दिशा में चले गए, लेकिन उन्हें दलदलों से गुजरते हुए बेमार्ट की ओर वापस जाना पड़ा। एक बार जब वे बेमार्ट के करीब पहुंच गए तो वे जल्दी से सड़क पर वापस चले गए और अपनी यात्रा जारी रखी। इस बिंदु पर लोगों को यकीन था कि उनका स्वामी सब कुछ छिपाकर रखना चाहता था, तो यह निश्चित रूप से एक गुप्त मिशन था। नगर स्वामी शैनन ने उन्हें शपथ दिलाई जिसमें कहा गया था कि यदि वे इस युद्ध के बारे में कोई भी जानकारी जारी करेंगे तो उनके परिवारों को जिंदा जला दिया जाएगा। जब पुरुषों ने शपथ लेना समाप्त किया तो उनकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उनमें से अधिकांश की पहले से ही बेटियां, पत्नियों के बेटे थे और वे अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। जिनकी शादी नहीं हुई थी उन्हें अभी भी अपने माता पिता, भाई बहन और अन्य प्रियजनों से खतरा था। वे जानते थे कि उनका स्वामी कितना क्रूर हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही सब कुछ गुप्त रखने की कसम खा ली थी। शहर के स्वामी शैनन, बैरन रोजर और शूरवीरों ने एक बुरी तरह घायल बोमन को अपनी ओर आते देखा और रुक गए। माय लॉर्ड, आपको मेरे लिए न्याय मांगना होगा। धनुर्धर चिल्लाया और वह उनके पास आया। हर कोई उसके पीले गालों को देख रहा था और अनुमान लगा रहा था कि उस पर क्या गुजरी होगी। मुझे विस्तार से बताओ क्या हुआ, सिटी लॉर्ड शैनन ने कहा। मेरे प्रभु, वे आपको बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं डाल रहे थे। उस लड़के ने किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि वे आपके गुलाम बनने के बजाय मर जाना पसंद करेंगे मेरे स्वामी, बोमन ने चिल्लाकर कहा। जैसा कि बोमन ने कहानी का अपना मनगढ़ंत संस्करण सुनाया, शूरवीरों में अब लड़ने की इच्छा शक्ति थी। शूरवीरों के रूप में बोमन की कहानी के बिना वे अपनी तलवारें नहीं उठाते।
उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि जिस शहर पर वे हमला कर रहे थे उसे उनके हमले के बारे में पता था। इस तरह वे अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते थे। साम्राज्य के नियम सख्त थे। कोई भी शूरवीर नियमों का पालन न करने का परिणाम भुगतने को तैयार नहीं था। यही कारण था कि शहर के स्वामी शैनन ने बोमन को भेजा था ताकि वह लोगों को लड़ने के लिए मना सके। एक बार जब वे जीत गए तो ये शहर के भीतर सभी को मारने का सही बहाना बन जाएगा। आखिरकार उन्होंने लैंडन को महिलाओं और बच्चों दोनों को बचाने का विकल्प दिया था, लेकिन लैंडन ने इनकार कर दिया। यह शहर के स्वामी शैनन के लिए एकदम सही था। वह मूर्ख है, चूंकि वह चीजों को कठिन तरीके से करना चाहता है। हम उसके साथ खेलेंगे। अध्याय 60 पेंटिंग द फील्ड्स रेड भाग 1। जैसे ही सिटी लॉर्ड शैनन ने अपने शूरवीरों को देखा, उनके चेहरे पर एक जानलेवा मुस्कान आ गई। बस एक नजर से कोई भी बता सकता है कि इन शूरवीरों के पास वर्षों का अनुभव और प्रशिक्षण था। उनकी मांसपेशियां भारी थी और उनका रूप ऐसा लगता था मानो वे अभी अभी नरक के गड्ढों से रेंगकर बाहर निकले हो। वे युद्ध के लिए तैयार थे। सिटी लॉर्ड शैनन ने अपने लोगों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी थी। उन्होंने रिवरडेल शहर का विस्तार किया था और वर्षों के दौरान कई सीमा युद्ध भी लड़े थे। उसके शूरवीर मजबूत, स्वाभिमानी, बहुत मजबूत और सबसे बढ़कर उसके प्रति बेहद वफादार और डरपोक थे। वे जानते थे कि उनका स्वामी क्या कर सकता है और उन्होंने कभी भी अपने स्वामी को पार करने के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उनका स्वामी एक क्रूर और भयावह व्यक्ति था जिसने रिवरडेल पर लोहे के हाथों से शासन किया था। उसके 30% आदमी राजधानी के शीर्ष शूरवीरों जितने अच्छे थे। उसने गुप्त रूप से अपने अधिकांश संसाधन और समय इन लोगों को साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने के लिए प्रशिक्षित करने में खर्च किया था। निस्संदेह उसने ये सब राजा बान की निगरानी से दूर किया। जब भी वह राजधानी जाता, अपने साथ केवल 40% आदमी ही ले जाता। वह समूह में सबसे कमजोर और सबसे मजबूत दोनों को मिलाता था ताकि उसके प्रति किसी भी संदेह को छुपाया जा सके। जैसे ही उसने अपने शूरवीरों को देखा, उसे विश्वास था कि उसकी अविनाशी टीम बेमार को आसानी से जीत लेगी। शेर की तुलना चींटी से कैसे हो सकती है? शूरवीरों के पास कठोर लोहे की ढालें और लंबी तेज तलवारें थीं, क्योंकि वे लगातार बेमार की ओर बढ़ रहे थे। माय लॉर्ड, हमें 1 घंटे में बेमार पहुंचना चाहिए। क्या हमें शिविर लगाना चाहिए और कल सुबह सबसे पहले हमला करना चाहिए? उनके दूसरे कमांड ने पूछा। क्या हमें ऐसे छोटे शहर को हराने के लिए बाहर सोना होगा? हम दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। एक बार जब हम पहुंचेंगे तो शुरू करने से पहले लोगों को 30 मिनट के लिए आराम करने को कहें। आज रात मैं रिवरडेल में वापस अपने बिस्तर पर लेटना चाहता हूँ। सिटी लॉर्ड शैनन ने आदेश दिया। मुझे लगता है कि हमें अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए अगर उस लड़के के पास और भी चालें हो। बैरन रोजर्स ने सलाह दी। हम चाहे उसके पास कितनी भी चालें हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह मेरे आदमियों के खिलाफ जीत सके। उसके पास सिर्फ 330 शूरवीर थे। ये भी एक संभावना कैसे है? शहर के स्वामी शैनन ने व्यंग्य किया। बैरन रोजर्स ने भी सोचा कि शहर के स्वामी शैनन ने जो कहा वह समझ में आता है। सचमुच यह कोई संभावना नहीं थी। यहाँ से क्या आप वापस राजधानी जा रहे हैं? / चिन्ह। सीमा पर युद्ध और अधिक भयंकर होने के कारण राजा ने इस बार युद्ध में सहायता के लिए मुझे बुलाया था। इसके बाद मैं यहाँ समाप्त करूंगा। मैं अपने आधे लोगों को आपके साथ बेमाद में छोड़ दूंगा। कुछ समय के लिए किसी को भी बेमाद से दूर रखने के लिए आपको जो करना चाहिए वह करें। सीमा युद्ध के बाद मैं आपकी और सहायता करने के लिए वापस आऊंगा। सिटी लॉर्ड शैनन ने कहा। उन्हें जो संदेश मिला था उसमें युद्ध की प्रगति का उल्लेख नहीं था, लेकिन कुछ सीमा चौकियों पर अतिरिक्त हाथों की आवश्यकता का वर्णन किया गया था। डेफ्रस अपने कार्यों से और अधिक साहसी होता जा रहा था। अर्काडेना का साम्राज्य महाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य था। कोई कह सकता है कि यह डेफेरस के आकार से लगभग 2 गुना था। लालच, ईर्ष्या और द्वेष ने इस कभी न खत्म होने वाले युद्ध को जन्म दिया था। लेकिन किंग बान के लिए बैकअप के रूप में और अधिक सैनिक भेजने का मतलब था कि युद्ध शायद उसकी योजना के अनुसार नहीं चल रहा था। राजा बान कभी भी एक छोटे साम्राज्य को उसकी भूमि का हिस्सा लेकर उसका अपमान करने की अनुमति नहीं दे सकता था। यह उसके मृत शरीर के ऊपर होना था। भले ही उसे अपने साम्राज्य के सभी लोगों का उपयोग करना पड़े, वह खुशी से यह बलिदान देगा, बशर्ते कि उसकी जमीन का कोई हिस्सा कम न हो। एक और कारण था कि शहर के स्वामी शैनन सीमा युद्ध में भाग लेने के लिए उत्साहित थे। यदि उसने बहुत अच्छा काम किया तो राजा उसे वह इनाम देगा जिसकी उसे आवश्यकता होगी। वह स्वयं हमेशा साम्राज्य के पूरे पश्चिमी क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहता था। यह एकदम सही था। कोई भी राजकुमार पश्चिम में स्थित नहीं था और कोई भी बड़ी ताकत लगातार उसके गले नहीं उतर रही थी, इसलिए वह आसानी से साम्राज्य के भीतर एक छोटा राजा बन जाएगा। कौन जानता है, शायद उसे पश्चिम क्षेत्र को साम्राज्य से अलग करने के लिए पर्याप्त ताकतें मिल सके। सिटी लॉर्ड शैनन नाइट अकादमी में अपने दिनों से ही किंग बान के भरोसेमंद दोस्त रहे हैं। वह हमेशा किंग बान का अभावग्रस्त रहा था और हमेशा इस तथ्य से घृणा करता था कि किंग बान को वह सब कुछ मिल सकता है जो वह चाहता था। वह वर्षों से इस आशा में अपनी सेनाएं एकत्रित कर रहा था कि वह एक दिन पश्चिमी क्षेत्र को राजधानी से अलग कर देगा। पश्चिमी क्षेत्र में 12 से अधिक शहर और अन्य गांव थे।
उसने योजना बनाई थी कि जब वह असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करेगा तो वह नियंत्रण के लिए केवल 2 और शहर मांगेगा। एक बार जब उसने उन शहरों के बैरन पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर ली तो वह पूरे पश्चिम क्षेत्र को जीतने के लिए छाया की ओर आगे बढ़ेगा। सत्ता किसे पसंद नहीं थी। मूल रूप से रिवरडेल एक छोटा शहर था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया शहर के स्वामी शैनन ने क्षेत्र के आसपास के गांवों पर हमला कर दिया, जिससे शहर का विकास हुआ। लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने किंग बान को बहुत लंबे समय तक चमकते देखा था। भले ही वह अपना सपना पूरा नहीं कर सका, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसका एक बेटा वह करेगा जिसे पूरा करने का वह हमेशा सपना देखता था। वह चाहते थे कि उनके परिवार का वंश कुलीन हो। यही कारण था कि वह अपने बेटों को शाही राजकुमारियों की ओर धकेलता रहता था। अभी उनके बेटे राजधानी में नाइट अकादमी में पढ़ रहे थे। उसने मन बना लिया था कि भले ही यह योजना विफल हो जाए, लेकिन वह राजा से कम अपने बेटों में से किसी एक को राजकुमारियों में से किसी एक को सौंप देगा। जैसे ही उसने अपनी योजनाओं के बारे में सोचा, वह खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और आगे बढ़ गया। एक बार जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने शहर की दीवारों पर कई धुंधली आकृतियां खड़ी देखी। विशाल साफ मैदानों में खड़े होकर सैनिक तनावग्रस्त हो गए। बीमार का अवलोकन करते हुए दूसरे कमांड में लोगों को आराम दिया गया। माय लॉर्ड, ऐसा लगता है कि वे हमारे आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ अजीब बात है। वे शहर के फाटकों के बाहर क्यों नहीं खड़े हैं, बल्कि शहर की दीवारों से देख रहे हैं? क्या वे पहले से ही आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं? उनके दूसरे कमांड ने पूछा। हर किसी ने स्थिति को देखा और ये बीमार नाइट्स क्या योजना बना रहे थे, इस पर कोई अनुमान नहीं लगा सका। मैंने हमेशा सुना है कि यह हरामी राजकुमार मूर्ख था। बेहतर होगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बुरा होगा। ये किस तरह की युद्ध रणनीति है? भले ही राजकुमार ने पहले कभी युद्ध का अनुभव नहीं किया था, क्या यह सिर्फ मूर्खता नहीं है? उसके शूरवीरों ने उसे सलाह क्यों नहीं दी कि उसे क्या करना चाहिए? दूसरे शूरवीर ने उलझन में पूछा। कौन जानता है, शायद वह सिर्फ अहंकारी है और उनकी सलाह पर ध्यान नहीं देना चाहता। /उद्धरण चिन्ह। बैरन रोजर ने पूछा, क्या आपको लगता है कि जब हम बेमार्ड में घुसने में सफल हो जाएंगे तो वे हमें फंसाने की योजना बना रहे हैं? शहर के स्वामी शैनन ने धुंधली छाया को देखा और भौहें चढ़ा दी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम जाकर राजकुमार से कहो कि यह उसका आखिरी मौका है। या तो वह अब मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दे, या युद्ध के बाद सभी नागरिक उसके साथ मर जाएंगे। /उद्धरण चिन्ह। एक बार जब दूध चला गया तो लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और दूध के लौटने का इंतजार करने लगे। शहर के स्वामी शैनन ने दूध भेजा ताकि शूरवीरों को फिर से आश्वस्त किया जा सके कि लैंडन के पास बेमार्ड को उनके सामने आत्मसमर्पण करने का कोई विचार नहीं था। वह भी यह सुनिश्चित करना चाहता था, क्योंकि लैंडन जो भी स्टंट कर रहा था उससे वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। जैसे ही उन्होंने दूध को वापस आते देखा, सिटी लॉर्ड शैनन ने लैंडन की छवि को देखते हुए व्यंग्य किया। आखिरकार शो का समय आ गया। पुरुषों, किसी को भी जीवित मत छोड़ो, सभी को मार डालो, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी। अब आरोप लगाओ। /उद्धरण चिन्ह।